Dear students, myself Anjesh Kumar Gupta, and I am going to take classes for SCS Haryana Civil Services, and I will take classes for Indian economy, which is most important topic for any state commissions and including SCS. तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज इस चीज़ की तैयारी करा रहे हैं। नोटिफिकेशन जो 2021 में आने वाला है विशेषकर उसके लिए, और उसी संदर्भ में उसी रेफरेंस में हम लोग बातें करेंगे आज इंडियन इकोनॉमी की। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, जहाँ पर इकोनॉमी का एक जो बेसिक पोर्शन है उस पोर्शन के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, किस तरीके का सिलेबस है, क्या है, इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज आपको बेस्ट कोचिंग यहाँ पर उपलब्ध कराएगा, और बहुत सारे जो फैकल्टीज़ हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ आपको, पिछले 8 सालों से मैं टीचिंग में हूँ। यूपीएससी और वेरियस स्टेट कमीशंस का मिला करके 6 बार मैंने इंटरव्यू फेस किया है, उसमें 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू मैंने फेस किया हुआ है। तो सबसे पहले आज मैं जो चर्चा करूंगा इस बात की चर्चा करूंगा कि इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है, इकोनॉमी आमतौर पर स्टूडेंट्स के बीच एक माहौल इस तरीके का बनाता है कि चूँकि बैकग्राउंड उनका होता नहीं है ये, और उस बैकग्राउंड के न होने की वजह से कई बार टफ लगती है चीज़ें। जैसे मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री फिर भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल बिगनिंग 5वीं 6वीं क्लास से मैं हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया था, उससे पहले ही पढ़ा दिया जाता है, और लगातार हमें 12वीं क्लास तक हिस्ट्री पढ़ाते रहते हैं उसके बाद। तो एक बैकग्राउंड है उनका यहाँ पर। लेकिन मैं अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो पहली बार इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट्स का जो सामना होता है वो 11th-12th क्लास में आकर होता है, तो कई बार कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होती है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज़ इकोनॉमिक्स के बारे में, two most important factor about economics are, first is this is highly conceptual subject कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। हर स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं होता तो कॉन्सेप्ट नहीं आता है। इस वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि इन्फ्लेशन की बात, अक्सर हम सुनते रहते हैं कि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है। जनरल टर्मिनोलॉजी में महंगाई शब्द से हमें ये पता चलता है कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में जाऊं तो उसे हम इन्फ्लेशन या हिंदी में से मुद्रास्फीति कहते हैं। देन व्हाट इज इन्फ्लेशन, हाउ कैन वी डिफाइन इन्फ्लेशन? तो एज ए एक्सपर्ट मैं आपसे बताऊं कि इन्फ्लेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हमें। तो इन्फ्लेशन इज ए टू वे प्रोसेस। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना हमें है। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं आपसे कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन इज ए टू वे प्रोसेस, एक दो तरफा प्रक्रिया है। अब आप सोच रहे होंगे टू वे प्रोसेस क्या है? तो टू वे प्रोसेस का मतलब होता है कि एक तरफ जहां लगातार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मार्केट में बढ़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुद्रा का मूल्य घट रहा होता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें आपको ये समझना है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य अगर बढ़ रहा है, तो आज बढ़ रहा है कल घट गया, तो ये इन्फ्लेशन नहीं कहा जाएगा। मैंने क्या टर्म यूज किया? कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स टू से रेगुलर, लगातार, नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। और दूसरी तरफ क्या फेनोमेना कि मुद्रा का मूल्य घट रहा है उसके अगेंस्ट जाकर के। कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि कल 1 किलो प्याज आपको 20 रुपये किलो मिल रहा था, और लगातार बढ़ते 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 50 रुपये किलो चला गया, तो आपको 1 किलो प्याज ही मिला, लेकिन आपको पे कितना करना पड़ा? 50 रुपीज़। तो मुद्रा का मूल्य डाउन हुआ 1 किलो प्याज खरीदने के लिए। पहले आप 20 रुपये में 1 किलो प्याज खरीदते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है आपके लिए है। तो हर एक टर्मिनोलॉजी को यू हैव टू क्लियर ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी विथ प्रेसिशन। तो आपको ये क्लियर करना होगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे
चाहे मैं अगर इन्फ्लेशन की बात करूं, चाहे वो बजट की बात करूं, चाहे टैक्सेशन की बात करूं। अब ज़्यादातर क्या होता है कि टैक्स की बात करूं तो टैक्स में दो तरीके के टैक्सेस आते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है, तो सामान्य बोलचाल की भाषा में जो जनता समझती है, या जनता हो सकता है ना भी समझे, तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कुछ लोग अगर समझते होंगे तो इसे यही कह देते हैं कि डायरेक्ट टैक्स वो है जिसे व्यक्ति खुद चुका है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो दूसरे के द्वारा ले करके वो व्यक्ति चुका है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। अगर मैं प्योर इकोनॉमिक्स की बात करूं, जहां पर हमें इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की बात आती है, जहां पर आपसे हो सकता है इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अच्छा डायरेक्ट टैक्स क्या, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डिफाइन करें। तो आपको डिफाइन करने के तरीके आने चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसे पे करता है, वो उससे शिफ्ट नहीं कर सकता दूसरे पर इस टैक्स को। क्यों? क्योंकि वो इसकी इनकम पर लगाया जाता है। जैसे पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जिस पर लगाया जाता है वही उसे पे करता है, वो उसे दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे मैं एक दुकानदार हूं, मेरे ऊपर लगाया जाता है, लेकिन वो शिफ्ट करके उसे कस्टमर से वसूल करके सरकार को देता है। तो इसमें एक शिफ्टिंग होती है, यानी इसको शिफ्ट किया जा सकता है, इसके बोझ को, इसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे पर, और वहां से लेकर के उसे चुकाया जा सकता है। तो इन मेरा कहने का सेंस ये है कि जब तक हम टर्मिनोलॉजी पर नहीं जाएंगे, उसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर नहीं जाएंगे, तब तक हम उसे समझ नहीं सकते। तो इकोनॉमिक्स में अगर आपको एक तरीके से एक इजी फील करना आपको है, तो यू हैव टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी एंड रिलेटेड टू चैप्टर्स। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो आपको समझना है। दूसरी चीज इसमें मैं बताऊंगा आपको, जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, जिसमें अक्सर हम अनईजी फील कर सकते हैं और कई बार करते भी हैं। मैं एक टीचर होने के नाते मैं जानता हूँ इस तरीके की हूँ कि पहली चीज़ जो ये है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ उस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए फैक्ट्स, जो रेगुलर अपडेशन होता है फैक्ट का, वो जरूरी है। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज हाईली फैक्चुअल। कहने का मतलब ये है, हाईली फैक्चुअल का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर दिन अपडेशन होता है। मीन्स टू से दैट दिस सब्जेक्ट डिमांड अपडेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये सब्जेक्ट रेगुलर बेसिस, नियमित नियमित समय पर, हर दिन हो सकता है, हर महीने हो सकता है, हर साल हो सकता है, नियमित समय पर वो अपडेशन की डिमांड करता है। जीडीपी के आंकड़े बदलते रहते हैं, जीडीपी क्या है ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके आंकड़े भी जरूरी होते हैं कि इस साल जीडीपी कितनी रही, अगली साल क्या है, जीडीपी किन चीज़ों से मिलकर बनता है, वो हर चीज़ आपको समझना है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि ये सब्जेक्ट हाईली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। हर कॉन्सेप्ट को आपको पहले क्लियर करना होगा, आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ की हाईली फैक्चुअल सब्जेक्ट है, एंड ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जो रेगुलर अपडेशन की डिमांड करता है। ये दोनों चीज़ें इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अलग बनाती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना ये है कि एससीएस या हरियाणा सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग जो डिज़ाइंड सिलेबस है उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज मैं एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि टॉपिक है बजट से। बेसिकली एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। बजट दोनों चीज़ों से रिलेट करता है। अगर मैं बजट की बात करूँ तो पहले हमें बजट के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बहुत ही क्लियर सी बात है। दूसरा, बजट से रिलेटेड जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो बजट में आपको आ जाती हैं, वो चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर हो जाती हैं, जो हर साल भारत सरकार या राज्य सरकारों का जो बजट पेश होता है उनसे आपको क्लियर हो जाता है। तो इन चीज़ों पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की डेट में। तो एक टॉपिक जो मैं लेना चाहता हूँ उसकी चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। बजट।
एक चीज़ जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बजट में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें लेनी है, हम इसे सबसे पहले हम देखना चाहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ जो बजट के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है उसके। तो सबसे पहले बजट के बारे में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बजट। व्हाट इज बजट यानी बजट क्या है। बजट क्या है में हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो वर्डली मीनिंग इसका क्या है बजट का, व्हाट इज द वर्डली मीनिंग ऑफ बजट एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बजट, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल मीनिंग ऑफ बजट। तो दो चीज़ों पर फोकस हमारा रहेगा यहाँ पर। जब बजट के बारे में हम चर्चा करेंगे तो व्हाट इज बजट, कि बजट क्या है, तो दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, वर्डली मीनिंग और एक्चुअल मीनिंग, यानी वास्तविक अर्थ इसका क्या होता है, कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में करें करें हम इसे, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बजट, हाउ कैन वी डिफाइन बजट, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। देन आफ्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ बजट। कभी न कभी बजट शुरू हुआ होगा, थोड़ा फैक्चुअल है ये, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दो तरीके के फैक्ट को आप थोड़ा सा देखेंगे। एक स्टैटिक फैक्ट होता है जिसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे मैं हिस्ट्री ऑफ बजट के बारे में जब बताऊंगा तो उसमें कुछ स्टैटिक फैक्ट होंगे कि भारत में बजट कब प्रस्तुत किया गया, अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन भारत की जीडीपी इस साल क्या है और अगले साल क्या है, वो दोनों चेंज होता रहेगा, उसे हम वेरिएबल फैक्ट कहते हैं। तो याद रखेंगे, स्टैटिक फैक्ट जो हमेशा स्थिर बना रहेगा वो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, और वेरिएबल फैक्ट जो हमेशा चेंज होता रहेगा उसको भी आपको रेगुलर लेवल पर अपडेट करना होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो एक हिस्ट्री ऑफ बजट के बारे में, बजट का इतिहास क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तीसरी चीज जो डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ बजट। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ बजट यानी बजट की संविधानिक एक इशू क्या है, बजट का कोई डिस्क्रिप्शन संविधान में दिया गया नहीं दिया गया, इज देयर एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ बजट इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, अगर है तो कहाँ पर है, किस तरीके से उसके पास करने के प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वैसे ये टॉपिक आपको पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जब पढ़ाया जाएगा आपको तब वहाँ पर भी पढ़ा दिया जाता है ये चीज़, ठीक है। तो व्हाट इज़ बजट, हिस्ट्री ऑफ बजट, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ बजट, ये तीन चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बजट। स्ट्रक्चर ऑफ बजट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ बजट इज स्ट्रक्चर ऑफ बजट एंड मोस्ट कॉन्सेप्चुअल। यू हैव टू मेमोराइज दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट। दिस मीन्स दैट आपको पहले इसे याद कर लेना है, इस स्ट्रक्चर को समझ लेना है, याद कर लेना है। अगर इस स्ट्रक्चर को, बजट के स्ट्रक्चर को समझ लेते आप हैं, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो चाहे राज्य सरकार का बजट हो, बजट का स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है, उसी स्ट्रक्चर में सरकार बजट बनाती है, उसको हमें समझना है। और जब अगर ये समझ लेते हैं तो फिर अगले एस्पेक्ट पर हम चर्चा कर सकते हैं इसी स्ट्रक्चर के थ्रू, वो है डेफिसिट्स इन बजट, यानी बजट में घाटों की संकल्पना पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही क्लियर मैं बता दूं, जब स्ट्रक्चर ऑफ बजट आप देख लेंगे तो डेफिसिट्स निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, उसी स्ट्रक्चर से आप डेफिसिट निकाल सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर ये है। इन्हीं चीज़ों की चर्चा मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले इसमें हम लोग शुरू करेंगे व्हाट इज वर्डली मीनिंग एंड व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग, इसकी हम डिस्कशन सबसे पहले करेंगे। तो जहां तक बजट की बात है, ध्यान से देंगे, बजट एक इंग्लिश वर्ड है, बजट इज ए इंग्लिश टर्म। ये एक शब्द है, बजट, ये फ्रेंच टर्म है, इससे निकला हुआ है ये फ्रेंच। बजट इंग्लिश टर्म है बट बजट एक फ्रेंच टर्म है जिसकी स्पेलिंग ये होती है, ये इससे निकला हुआ है। और इसके वर्डली मीनिंग की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो इसका वर्डली मीनिंग होता है लेदर बैग। लेदर बैग यानी इसका वर्डली मीनिंग ही होता है बजट का लेदर बैग। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के वित्त मंत्री भी
बहुत सालों तक, इनफैक्ट पिछले 2 सालों को छोड़ दे अगर, तो बहुत सालों तक बजट को जब प्रस्तुत करते थे तो एक लेदर बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते थे और उसे दिखाते हुए मीडिया के सामने जाते थे कि ये बजट है। ठीक है, तो वो एक परंपरा रही है जो फ्रेंच से आई है और वहीं से वो टर्मिनोलॉजी डेवलप हुआ है। भारत में पिछले 2 सालों के अंदर काफ़ी बड़े चेंजेस हुए इस चीज़ों को लेकर के, कि भारत में जब बजट आज प्रस्तुत किया जा रहा है पिछले 2 सालों से, तो एक बही खाता विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें लाल कपड़े में लपेटा हुआ पूरा डॉक्यूमेंट आता है, जो कि हमारी वर्तमान जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी वो लेकर आती हैं। तो उसे एक बही खाते का रूप दिया गया, ट्रेडिशनल फॉर्मेट, थोड़ा सा इंडियन एक फॉर्मेट में उसे लाया गया, इंडियन ट्रेडिशन में लाया गया है, जो कि फ्रेंच ट्रेडिशन से इंटायरली डिफरेंट है वो। तो इसको इस रूप में हम देखते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल मीनिंग की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बजट क्या है, तो एवरी स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट बजट, व्हाट इज बजट। एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट बजट, कि बजट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि बजट हम कैसे डिफाइन करें। सामान्य रूप से देखा जाए जनरली, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके कुछ रिसीविंग्स होंगी, प्राप्तियां होंगी। ठीक है, प्राप्तियां कहाँ से आएंगी? तो हो सकता है कि आप सर्विस करते हो, वहाँ से आपकी प्राप्तियां हों। ठीक है, हो सकता है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये कमा रहे हो आप, तो वो आपकी इनकम हो गई। ठीक है, लेकिन हो सकता है आप ऐसा ना कर रहे हो सकता है आप अपने गार्जियंस पर डिपेंड हो, तो हो सकता है आपको आपके गार्जियन 20,000 रुपये, 30,000 रुपये मंथली भेजते हैं, वो आपका रिसीविंग है, यानी प्राप्तियां हैं। उन प्राप्तियों के बेसिस पर कुछ खर्चे भी आपके होंगे, कुछ एक्सपेंडिचर्स भी आपके होंगे। खर्चे क्या होंगे? आपको बुक्स खरीदनी है, आपको कोचिंग करनी है, ठीक है, आपको एंटरटेनमेंट भी करना है, आपको मोबाइल रिचार्ज कराना है, आपको खाना भी खाना है, आपको रूम भी रेंट पर लेकर रहना है, हो सकता है आप दूसरे शहर में पढ़ रहे हो। तो इन सारे खर्चों और आपकी इनकम, आय, इनका एक डिस्क्रिप्शन होता है बजट। ये आपका बजट है, आपके स्टूडेंट के फॉर्मेट में हर महीने का आपका बजट है कि आप अपने इनकम को देखेंगे, रिसीविंग्स को देखेंगे, प्राप्तियों को देखेंगे, एंड देन आफ्टर यू हैव टू मेक योर एक्सपेंडिचर्स। आप अपने खर्चों को अंजाम देंगे उसके माध्यम से। बट कई बार क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ जाते जाते आपके इन रिसीविंग्स जो होते हैं वो कम पड़ने लगती है, खर्चे बढ़ जाते हैं आपके हैं। हो सकता है 20,000 रुपये आ रहा है, 25,000 रुपये खर्चे हो गए, तो 5,000 रुपये आपका डेफिसिट हो गया। ये डेफिसिट निकालने का तरीका है, जितने आपके एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसीविंग्स, जितनी भी आपकी प्राप्तियां हैं उसको अगर माइनस करके अगर आप डेफिसिट में है, माइनस में है, तो इसका मतलब आप डेफिसिट में हैं और कहीं ना कहीं से उसे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से सरकार भी करती है। सरकार की आय होती है, प्राप्तियां होती हैं और सरकार के खर्चे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सरकार के क्या खर्चे होते हैं? सरकार के बहुत सारे खर्चे होते हैं। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, मनरेगा, आयुष्मान भारत, मिड डे मील स्कीम, ICDS स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स चलाती है। सरकार सब्सिडी भी देती है। सरकार बहुत सारे और भी खर्चे करती है, जैसे सैलरी भी देती है, पेंशन भी देती है, डिफेंस एक्सपेंडिचर करती है सरकार। सरकार बहुत सारे और भी खर्चे करती है, रोड्स बनवाती है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बहुत सारे लोगों को नौकरी देती है। तमाम तरीके के खर्चे हैं सरकार के, अनलिमिटेड खर्चे, उसे हम पब्लिक फाइनेंस में देखते हैं। और उन खर्चों के बेसिस पर सरकार की प्राप्तियां भी होती हैं। प्राप्तियां कहाँ से आती है? सरकार को टैक्स लगाती है सरकार। सरकार नॉन टैक्स से भी इनकम लेती है। अब टैक्स क्या है और नॉन टैक्स क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। ये भी एक चर्चा का विषय है कि टैक्स क्या है और नॉन टैक्स क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। ठीक है, इसके अलावा सरकार अपनी प्रॉपर्टी भी कई बार बेच देती है, जैसे स्पेक्ट्रम बेच दिया। स्पेक्ट्रम सरकार की प्रॉपर्टी होती है, जिस पर हमारा मोबाइल और टीवी वगैरह चलता है, स्पेक्ट्रम पर, वो हमारी प्रॉपर्टी है। जैसे अभी 4G में रह रहे हैं हम लोग, अभी हम 5th G में जाएंगे तो सरकार उसकी ऑक्शन करेगी, नीलामी करेगी। लेकिन वो नीलामी 4-5 साल में एक ही बार आती है, सरकार को वन टाइम इनकम उससे मिलती है। और उस इनकम को जो वन टाइम मिलता है बहुत महत्वपूर्ण इनकम होती है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी बेच करके गेन कर रही है वो। हो सकता है सरकार अपनी कंपनी बेच दे, हो सकता है सरकार रेलवे का कुछ पार्ट बेच दे, तो उससे भी सरकार की इनकम होती है। लेकिन वो इनकम कैसी है? सरकार अपनी प्रॉपर्टी बेच करके क्रिएट कर रही है, वो एक्चुअल इनकम नहीं है। उससे हमको कुछ लॉस, सरकार को कुछ लॉस हो रहा है उसमें, अपनी कुछ प्रॉपर्टी खो रही है सरकार उसमें। ये चीज़ें हैं, इन सब को हम रिसीविंग्स इनकम में रखते हैं, मान लेते हैं कि ये इनकम है। लेकिन इसके अलावा मान लेते हैं कि सरकार को खर्चे 100 रुपए के हैं, और मान लेते हैं कि सरकार के खर्चे अगर 100 रुपए के हैं, तो 100 रुपए खर्चे के बेसिस पर 100 रुपए की इनकम भी आनी चाहिए। हो सकता है 90 रुपए इन तीनों सोर्सेज को मिला करके, टैक्स को मिला करके, नॉन टैक्स को मिला करके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, अपनी कंपनी बेच करके, अपने शेयर्स बेच करके, स्पेक्ट्रम बेच करके 90 रुपए मिलते हैं। तो अभी भी 10 रुपए डेफिसिट में सरकार है। तब जा करके सरकार उधार लेती है। बोरविंग्स इज अ फॉर्म ऑफ रिसीविंग
एक रिसीविंग का फॉर्म होता है, लेकिन अगर बोरो करती है सरकार मार्केट से, मार्केट में कहाँ कहाँ से बोरो कर सकते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे हम, कहाँ कहाँ से बोरो करती है। लेकिन अगर वो बोरो करती है तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट भी करना होता है। बता दो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्टेट सर्विसेज से लेकर के यूपीएससी तक हर जगह पूछे जाते हैं। सरकार के बजट का सबसे फालतू खर्च, सबसे बड़ा और बेकार का खर्चा माना जाता है इंटरेस्ट पेमेंट। अगर 1 रुपए सरकार खर्च करती है बहुत सारी चीजों मिला करके, तो उसमें 18 पैसे अकेले, आज की डेट में लास्ट बजट की बात कर रहा हूं, जो 2020-21 का बजट पेश हुआ था, उसमें 18 पैसे सरकार का सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। दैट इज ए ह्यूज अमाउंट, ह्यूज। तो इसको हम समझ सकते हैं, तो इनकी चर्चा हम करेंगे। तो कहने का मतलब मैंने एक स्टूडेंट से एग्जाम्पल लेकर के किया, अब हम इसकी डिफिनीशन को तय कर सकते हैं कि व्हाट इज बजट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बजट, हाउ कैन वी डिफाइन बजट। देन बजट इज द रिसीविंग्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के प्राप्तियों और खर्चों का एक ब्यौरा होता है, दैट इज बजट। बजट सरकार की प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आप समझ सकते हैं कि प्राप्तियां कहाँ कहाँ से आती है, थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की। अभी जब स्ट्रक्चर बजट का बताऊंगा तो बहुत ही क्लियर आपको मैं समझा दूंगा कि प्राप्तियां कहाँ कहाँ से आती है, वो बहुत ही क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। जहां तक खर्चों की बात है, वो खर्चे भी स्ट्रक्चर में ही दिखाई देंगे आपको, वहां से वो समझ में आ जाएगा। तो दो चीजें यहां पर हैं बजट के एक्चुअल मीनिंग में, एक तो रिसीविंग्स एंड दूसरा एक्सपेंडिचर। रिसीविंग्स एंड एक्सपेंडिचर्स, तो एक्चुअल मीनिंग ये है कि सरकार के जो जितनी भी रिसीविंग्स होती है, रिसीविंग्स में टैक्स रिसीविंग्स है, नॉन टैक्स रिसीविंग्स है, एंड सेल ऑफ एसेट्स है, एंड रिकवरी ऑफ लोन्स है, और बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज है, इन सारों को मिलाकर के रिसीविंग्स बनती हैं। एक्सपेंडिचर में बहुत सारे एक्सपेंडिचर है जिस पर डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बजट में। तो एक डिफिनेशन हम तय कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी अभी अधूरी बात यहाँ पर है। यहाँ पर दो चीज़ें सिर्फ निकल करके आई अभी। पहली चीज रिसीविंग्स क्या है सरकार की, दूसरी चीज एक्सपेंडिचर क्या है। तो दिस मीन्स दैट डेफिनेशन अगर तय करें तो बजट इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसीविंग्स आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बट इज देयर एनी अदर इशू दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द बजट? यस देयर इज। यहां पर है कुछ और चीजें भी जो इंक्लूड की जाती हैं। हर साल सरकार जब बजट पेश करती है तो उसमें नए प्रोग्राम्स को, नए कार्यक्रमों को, नए प्लानिंग्स को और अपनी पॉलिसीज को भी उसमें इंक्लूड करती है। दिस मीन्स दैट देयर इज अनदर थिंग दैट हैज बीन इंक्लूडेड बाय द गवर्नमेंट टू इन द बजट इज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज that has also been included in the budget. This means that अब बजट की हम एक्चुअल डिफिनीशन पर जा सकते हैं। बजट क्या है? सरकार की प्राप्तियों या आय और खर्चों का विवरण होता है, साथ ही इसमें सरकार को यह भी मौका मिलता है कि सरकार अपने नए कार्यक्रमों को, न्यू प्रोग्राम्स को और पॉलिसीज को भी इसमें इंक्लूड कर सके। ये बजट की एक्चुअल डिफिनीशन होती है। दिस इज द एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ बजट। तो वी कैन से कि सरकार की टोटल प्राप्तियां या आय और सरकार के टोटल खर्चे साथ ही साथ शामिल होते हैं बजट में, साथ ही साथ इसमें शामिल होते हैं सरकार के नए कार्यक्रम और सरकार की पॉलिसीज। ये सारे मिलाकर के बजट का रूप तैयार करते हैं। तो बहुत ही क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि वर्डली मीनिंग क्या है बजट का और एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ बजट पर। बजट की हिस्ट्री क्या है, इसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ बजट, हिस्ट्री ऑफ बजट की बात करूं तो इन एंशियंट पीरियड और इन मेडिवल पीरियड देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ बजट। बजट का कोई उल्लेख नहीं मिलता, बजट बनता था नहीं बनता था। हाँ, सरकार का अपना बजट रहा होगा, खर्चे आए रहे होंगे, लेकिन इस तरीके का बजट पेश करने का कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता जैसा कि आज पेश होता है या ब्रिटिश काल में पेश होता था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड दैट बजट वॉज प्रेजेंटेड इन 1860। पहली बार था 1860 में जब बजट को प्रस्तुत किया गया। तो कह सकते हैं कि हमारे देश में बजट का प्रस्तुतिकरण बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1860 से प्रस्तुत किया जा रहा है। उस समय हमारे देश के
वायसराय लॉर्ड केनिंग थे। लॉर्ड केनिंग, बता दूं आप लोगों को और योर इन्फॉर्मेशन कि लॉर्ड केनिंग एक ऐसे वायसराय रहे हैं जिन्होंने भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम या कैबिनेट सिस्टम शुरू किया। जैसे आजकल मंत्रिमंडल होता है, उसमें मंत्रिमंडल का मंत्रियों में बंटवारा किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, वैसे ही पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया लॉर्ड केनिंग के द्वारा। और पोर्टफोलियो सिस्टम में फाइनेंस मिनिस्टर का पद भी वहां पर जनरेट हुआ, एंड द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम वाज जेम्स विल्सन। James Wilson was the first finance minister, and he presented the first ever budget of India at that time. This means that in 1860, first ever budget of India was presented by James Wilson, the finance minister of India at that time. तो 1860 में पहली बार बजट पेश हुआ। यहाँ से बजट का इतिहास शुरू होता है। आज आप जानते हैं कि राज्य अपना बजट पेश कर सकते हैं, केंद्र अपना बजट पेश कर सकता है, लेकिन उस समय बजट का सेंट्रलाइजेशन था। एट दैट टाइम देयर वाज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ बजट, मीन्स टू से दैट only center could present the budget, not states had the right to present the budget. कि सेंटर ही केवल बजट पेश कर सकता था, राज्यों को अधिकार नहीं था। लेकिन इन 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैड बीन पास्ड देयर। 1919 में भारत शासन अधिनियम पास किया गया और उस अधिनियम में यह प्रोविजन किया गया कि स्टेट्स के बजट को सेंटर के बजट से अलग कर दिया गया। यानी देयर इज अ प्रोसेस दैट हैज बीन स्टार्टेड देयर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। एक सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ और डिसेंट्रलाइजेशन में केंद्र और राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया। मीन्स टू से दैट स्टेट हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेजेंट देयर ओन बजट एंड सेंटर हैड इट्स ओन बजट। तो ये एक प्रोसीजर शुरू हुआ। इसी समय 1919 में कमेटी बनाई गई रेलवे पर, एकवर्थ कमेटी ऑन रेलवे। 1919 में कमेटी बनी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। इस रिपोर्ट में एक और डिसेंट्रलाइजेशन किया गया कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने का रिकमेंडेशन उन्होंने किया था एकवर्थ कमेटी ने, और रेलवे बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया 1924-25 से। मीन्स टू से दैट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बजट had been started. Decentralization of budget had been started. States budget was separated. State budget was separated from center's budget, and the second one, railway budget, was separated from जनरल बजट। अब जहाँ तक आज की बात है तो आपकी आज की बात बता दूं कि ये तो अभी भी प्रोसेस चल रहा है। स्टेट बजट सेंटर बजट अलग अलग ही पेश होते हैं, लेकिन रेलवे और आम बजट को अब एक कर दिया गया, फिर से एक बार सेंट्रलाइज कर दिया गया। ऐसे है अब जनरल बजट के साथ ही रेलवे बजट प्रेजेंट किया जाता है प्रेजेंट सरकार के द्वारा, जो इंडिया गवर्नमेंट चल रही है उन्हीं के द्वारा ये प्रोसेस शुरू किया गया। तो बजट की प्रक्रिया में कुछ चेंजेस आए हैं, उसमें से एक बड़ा चेंज ये भी है। दूसरा बड़े चेंज पर चर्चा करेंगे। बजट हर वर्ष जो है फरवरी के अंतिम दिनों में प्रस्तुत किया जाता था 3 दिनों में, लेकिन अब बजट जो प्रस्तुत किया है फरवरी के बिल्कुल पहले दिन प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी को, और उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे भी आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम कह सकते हैं कि ये तो ब्रिटिश पीरियड की बात थी, जब ब्रिटिश पीरियड में बजट का इतिहास शुरू हुआ, और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पर जो फैक्चुअल है, बेसिक और स्टेटिक फैक्ट ये है, और जो आपको बिल्कुल मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना। कभी कभी ये चीज़ें गूगली की तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं। रही बात इसकी कि who presented the first ever budget of independent India, then we can say that the first ever budget of India was presented by K. Shanmugam Sethi after independence.
आज़ादी के बाद जो पहला बजट भारत का प्रस्तुत किया था के शनमुगम सेठी थे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। देन आफ्टर हु हैज़ प्रेजेंटेड द मोस्ट नंबर ऑफ बजट टिल डेट, आज तक कितने सबसे अधिक बजट प्रस्तुत किया। तो ये भी स्टैटिक फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए कि सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई प्रेजेंटेड द मोस्ट नंबर ऑफ बजट इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बेसिस पर कुछ फैक्चुअल्स आपके निकल करके आते हैं। ये सब स्टैटिक फैक्ट है, बताने का पर्पस सिर्फ ये था कि स्टैटिक फैक्ट क्या होते हैं। और जब आगे हम लोग चीज़ें करेंगे तो बजट जब आ जाएगा सरकार का, तो उसमें वेरिएबल फैक्ट्स कौन से होते हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें नज़र आएंगी आपको। तो ये था हिस्ट्री ऑफ बजट, इसकी चर्चा। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ बजट। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ बजट, यानी बजट की संवैधानिक पहलू क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इज देयर एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? जनरली देर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड बजट इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा हूं मैं कि बजट शब्द का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है, बट यस there is a description of budget in our constitution in article 112। तो सबसे पहले तो एक फ्रेमवर्क मैं बना देता हूं यहाँ पर, तीन चीज़ें। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112, इसमें ये बताया गया, बजट शब्द का सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 में ये सीधे बताया गया है। इसे नाम दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसे ये नाम दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स टू से दैट देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड बजट in our constitution, but there is a description of budget in our constitution known as annual financial statement. That is the basic concept of budget. अब यहाँ पर क्या है कि हर साल सरकार की आय, रिसीविंग्स, प्राप्तियों और व्यय का विवरण जो है वो राष्ट्रपति संसद के सामने रखवाता है। ये इसमें बताया गया है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, आर्टिकल 113 और आर्टिकल 114। इन तीन आर्टिकल्स के थ्रू बजट को प्रेजेंट किया जाता है बेसिकली, और पास किया जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहा गया है आर्टिकल 112 में कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सरकार की प्राप्तियों और व्यय, यानी जो रिसीविंग्स हैं एंड जो एक्सपेंडिचर्स है ऑफ द गवर्नमेंट, वो संसद के सामने रखवाएगा, दोनों सदनों के सामने रखवाता है, और दोनों सदन उस पर साधारण चर्चा करते हैं। तो याद रखेंगे, मैंने आपको डिफाइन भी किया था कि बजट को डिफिनीशन हम कैसे करेंगे। प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा होता है, और यही प्राप्ति और व्यय का ब्यौरा राष्ट्रपति संसद के सामने रखवाता है। तो रिसीविंग्स का ब्यौरा होता है, इसमें है रिसीविंग्स एंड एक्सपेंडिचर्स, रिसीविंग्स एंड एक्सपेंडिचर्स। तो प्राप्तियां क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या है, इसका पूरा ब्यौरा राष्ट्रपति संसद के सामने रखवाता है। संसद में दो सदन होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और उन दोनों सदनों में एक साधारण चर्चा होती है। फिर इसको जो एक्सपेंडिचर्स है उनको दो भागों में बांट दिया जाता है। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसे हम लोग वॉन्ट ऑन अकाउंट में रखते हैं, इसे हम डिमांड फॉर ग्रांट भी कहते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट। और दूसरे तरह के खर्चे होते हैं, इसे भारित व्यय के नाम से जानते हैं। कई ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसे इंग्लिश में हम लोग चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर्स। तो वॉन्ट अकाउंट डिमांड फॉर ग्रांट होता है, यानी अनुदान की मांग, जिसमें सारे खर्चे होते हैं सिर्फ छोड़ करके भारित व्यय। भारित व्यय क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली चार्ज एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें संसद में कोई वोटिंग होती ही नहीं है। मीन्स टू से दैट कि संसद में इसमें वोटिंग हो ही नहीं सकती है। कौन से ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का सैलरी हो, ठीक है, उपराष्ट्रपति की सैलरी हो। तो बहुत सारी ऐसी सैलरीज होती हैं
जो और बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसे चार्ज एक्सपेंडिचर में हम रख देते हैं और उस पर कोई भी वोटिंग नहीं हो सकती, ठीक है, तो उसे हम भारित व्यय कहते हैं। और दूसरा होता है डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट से ही आर्टिकल 113 बनता है, 113। और चूंकि राज्यसभा की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, डिमांड फॉर ग्रांट संसद के दोनों सदनों के सामने साधारण चर्चा के रूप में रखा जाता है, सिंपल डिस्कशन उस पर होता है दोनों सदनों में। इसके अलावा राज्यसभा की वहां पर कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद लोकसभा की सारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट को पास करे आर्टिकल 113 के थ्रू, और तब जा करके इन दोनों को मिला करके वोट ऑन अकाउंट बनता है। फिर एक सिंपल चीज जो इसमें नजर आती है, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर्स सारे इसमें शामिल हो जाते हैं आर्टिकल 113 के थ्रू वोट ऑन अकाउंट, जिसमें डिमांड फॉर ग्रांट का इश्यू होता है। डिमांड फॉर ग्रांट इसमें शामिल हो जाता है। इस पर लोकसभा प्रमुख रोल प्ले करता है, उसी से पास होता है ये। राज्यसभा सिर्फ डिस्कशन तक सीमित रहता है। भारित व्यय पर कोई वोटिंग होती ही नहीं है। अब ये अलग बिल में रख दिया जाता है, ठीक है, एक अलग बिल में इसे रखा जाता है। और रिसीविंग्स जो होती है, प्राप्तियां, जिसमें टैक्स रिसीविंग्स और अन्य रिसीविंग्स होती हैं, इसके लिए हम लोग एनुअल फाइनेंशियल बिल पेश करते हैं। एनुअल फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो जो प्राप्तियों का विवरण होता है उसे हम एनुअल फाइनेंशियल बिल एक अलग बिल में रखते हैं, और इसके लिए हम लोग डिमांड फॉर ग्रांट यूज करते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके हम आर्टिकल 114 में इसे रख देते हैं, ठीक है। ये दोनों यानी 1 नंबर एंड 2 नंबर, 1 + 2, इसे हम लोग एप्रोप्रिएशन बिल के नाम से जानते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सरकार के जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो जैसे राष्ट्रपति आर्टिकल 112 के थ्रू संसद में रखवाता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, रिसीविंग्स एंड एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, एक डिमांड फॉर ग्रांट और दूसरा चार्ज एक्सपेंडिचर। डिमांड फॉर ग्रांट वोट ऑन अकाउंट में जाता है, और जो रिसीविंग्स होते हैं वो एनुअल फाइनेंशियल बिल में आते हैं। इन दोनों को मिला करके अप्रोप्रिएशन बिल बनता है, और इस बिल को हम 114 आर्टिकल में देखते हैं, जिसके पास करने की प्रक्रिया, यानी इसकी पासिंग प्रोसेस जो होता है, जो दोनों सदनों से पास होता है, वो मनी बिल जैसा ही होता है। यानी अप्रोप्रिएशन बिल को हम लोग मनी बिल कह सकते हैं, मनी बिल। और फिर मनी बिल की पूरी प्रक्रिया इसमें फॉलो होती है। कहने का मतलब है कि सारी जिम्मेदारी किसकी है? लोकसभा की है। एंड राज्यसभा इसमें कोई रोल नहीं प्ले करता, सिर्फ 14 दिन तक बिल को अपने पास रख सकता है लोकसभा से पास होने के बाद। और 14 दिन के बाद लोकसभा के पास जब ये वापस आता है और नहीं भी आता है तो अपने आप ये बिल पास हुआ मान लिया जाता है। सिंपल प्रोसीजर है जो मनी बिल में फॉलो होता है। तो अप्रोप्रिएशन बिल, जिसे विनियोग विधेयक कहा जाता है, इन दोनों को मिलाकर बनता है, जो सरकार के रिसीविंग्स और एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और उन दोनों पर जो वोट करने की फाइनल जिम्मेदारी होती है वो लोकसभा की होती है। लोकसभा उसे पास करके भेजता है राज्यसभा के पास। 14 दिन के अंदर उसे राज्यसभा को रिकमेंड करना होता है, कुछ संशोधन है उसे रिकमेंड कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और मान लिया जाता है कि वो बिल 14 दिन के बाद अपने आप पास हो गया और वो कानून बन जाता है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ द बजट है, यानी बजट के संवैधानिक चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बजट इज स्ट्रक्चर ऑफ बजट एंड डेफिसिट्स ऑफ बजट। इससे आपको पीटी से लेकर के मेंस तक हर जगह क्वेश्चन मिलेंगे। पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ बजट, बजट की संरचना। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ बजट? संरचना क्या है? बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट आपके अंदर ये होना चाहिए कि जब तक बजट की स्ट्रक्चर आप नहीं बनाना सीखेंगे तब तक आप बजट को समझ ही नहीं सकते हैं। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस, और यू हैव टू मेक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बजट।
यू हैव टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी आज में सरकार का बजट किस तरीके से पेश होता है। जब कभी भी आप बजट कोई भी पेश हो जाए सरकार का, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ, और इसी स्ट्रक्चर से आप डेफिसिट निकालना भी सीख जाएंगे। यानी दोनों ये टॉपिक जो मैं अब लेने जा रहा हूँ वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। स्ट्रक्चर में आपको इनकम या रिसीविंग्स और एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पता चलेगा, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर्स है, और उसी से आपको ये पता चलेगा कि सरकार के बजट में डेफिसिट्स कैसे होते हैं। वहाँ से आपको क्वेश्चन फिर पीटी और मेंस के बहुत सारे कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ें समझने का मौका मिलेगा। तो अब सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर के लिए एक पूरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक पूरी संरचना देखते हैं हमें। तो सबसे पहले बजट को हम दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। यानी बजट हैज़ बीन डिवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द मी, बाय द गवर्नमेंट इनटू टू पार्ट्स, दैट इज नोन एज revenue budget, and the second part is capital budget. Revenue budget and capital budget, this is the most important aspect. This means that budget has been classified into two categories by the government, known as revenue budget and capital budget. What is revenue budget, what is capital budget? As we know, as we discussed earlier, the definition of budget is, this is the description of income or receivings and expenditures of the government. This means that this is revenue budget. अब बजट का मतलब क्या हो गया, वही तो हो गया कि एक्सपेंडिचर और इनकम का जो विवरण होगा वो होगा। तो इसको भी हम एक ब्रॉड कैटेगरी में दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बजट रिसीविंग्स, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवेन्यू रिसीट्स। revenue receipts, and the second part is revenue expenditures. revenue receipts and revenue expenditures, तो आगे बजट की डेफिनेशन वापस वहीं से कि चाहे रेवेन्यू बजट हम बना रहे तब भी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स को देखेंगे, एंड कैपिटल बजट भी बना रहे तो भी हम यही देखेंगे। कैपिटल receipts and capital expenditures. And all the budget of the government, all the expenditures and receiving of the budget has been presented by the government under these heads. तो इसी हेड के अंतर्गत जो है सरकार का बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब इसे हम और ज़्यादा एक लेयर बढ़ा करके क्लासिफाई कर सकते हैं। रिवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको थोड़ा सा देख लें हम लोग। रिवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? टैक्स, रिवेन्यू receipts, and non-tax revenue receipts. Till 2000 till 2015-16 this head has also been classified into two categories, but after that सरकार ने ये क्लासिफिकेशन छोड़ दिया है। अब सिर्फ इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रखते हैं। पहले इसे 2015-16 तक भी इसे प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम इसे क्लासीफाई करते थे, जिसे अब हटा दिया गया है। दैट इज़ अ बिग रिफॉर्म, क्योंकि बड़े पहले से ये रिफॉर्म की चर्चा चल रही थी। ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट, जब मनमोहन सिंह सरकार थे तब भी इसकी रिफॉर्म की चर्चा चल रही, बट प्रेजेंट इंडिया गवर्नमेंट अबॉलिश द क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनटू प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ही हटा दिया गया है। अब इसे सिर्फ एक ही हेड के अंतर्गत रखते हैं, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या क्या चीज़ें आती हैं इस पर चर्चा करेंगे। कैपिटल रिसीट्स को हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। वंस अगेन, सेल ऑफ असेट्स
एंड रिकवरी ऑफ loans, sale of assets and recovery of loans. And the second head is borrowings and other liabilities. These are the two heads. Revenue receipts में tax revenue and non-tax revenue. TR tax revenue receipts, TRR NTRR, इसको हम लोग करेंगे एंड इसे करेंगे सेल ऑफ एसेट्स एंड रिकवरी ऑफ लोन्स एंड BOL करेंगे, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जैसा कि मैंने पहले बता दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रेफरेंस में कि द गवर्नमेंट अबॉलिश द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान। तो कैपिटल में भी प्लान एंड नॉन प्लान का क्लासिफिकेशन छोड़ दिया गया, अब इसे सिंगल हेड के अंतर्गत रखा जाता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी सिंगल हेड के अंतर्गत ही रखा जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। आप कभी भी बजट उठाकर देख ले, मार्केट में बजट के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है, करंट अफेयर्स की बुक्स मिलती है, उसमें इसी हेड्स के अंतर्गत डिस्कशन मिलता है कि सरकार के कर राजस्व से प्राप्तियां क्या आई, सरकार के गैर कर राजस्व से प्राप्तियां क्या आई, सरकार का राजस्व खर्चा क्या है, सरकार के सेल ऑफ एसेट्स एंड रिकवरी ऑफ लोन से कितनी प्राप्तियां होंगी, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज सरकार की क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की क्या है। अब इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंस को बताता चलूँ मैं आप लोगों को, किस तरीके का इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों इस तरीके से इसे अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। जहाँ तक रेवेन्यू बजट की बात है, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू रिसीट सरकार की प्योर इनकम मानी जाती है। बहुत ही है क्लियर, प्योर इनकम। प्योर इनकम कहने का सेंस ये है कि सरकार की ये शुद्ध आय होती है, अर्थात इसे वापस नहीं लौटाना है। जैसे सरकार ने आपसे टैक्स लिया तो उसके बदले में या वो टैक्स सरकार आपको वापस लौटाती है? नहीं। तो सरकार को इसके बदले में या टैक्स वापस नहीं लौटाना है, प्योर इनकम मानी जाती है। पहली चीज रिकरिंग होती है। रिकरिंग का मतलब होता है कि हर साल ये आएगा आपके पास, हर वर्ष आएगा, प्रत्येक वर्ष आएगा। तो और ये बढ़कर ही आता है, इंक्रीजिंग मोड में आता है, ये एक फायदा है। ठीक है, रिकरिंग है और इंक्रीजिंग मोड में आता है ये। हाँ, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंक्रीजिंग मोड ही इसका होता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स में इसे इसलिए रखते हैं क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसीविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट विच इज नोन एज इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, प्योर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दिस इज रिकरिंग, मतलब हर साल आएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट दिस कम्स इन इंक्रीजिंग फॉर्म। तो प्योर इनकम है, रिकरिंग है, इंक्रीजिंग फॉर्म में आएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस। टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में जितने भी प्रकार के टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने प्रकार के, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट के बजट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सेम होगा। अगर हरियाणा सरकार का बजट है तो इसी हेड्स के अंतर्गत आएगा, उसमें अंतर नहीं आता। चाहे स्टेट गवर्नमेंट का बजट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो, सेम हेड्स रहेंगे उसमें। रिसीविंग्स में अंतर आते हैं, जैसे अब मैं कहूँ स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स के सोर्स अलग हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के सोर्स अलग हैं, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस उसमें स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा भी होता है, तो वो भी एक हेड में शामिल हो जाएगा जब स्टेट गवर्नमेंट के बजट के स्ट्रक्चर को हम प्रेजेंट करेंगे तो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है कि टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में जितने भी टैक्सेस होते हैं सब इसमें आ जाते हैं, और टैक्सेस लाइबिलिटी नहीं होते, ये आप जानते हैं, हमें वापस नहीं लौटाना है, सरकार को वापस नहीं लौटाना है, इसे सरकार की प्योर इनकम होती है, हर साल बढ़कर आती है। आप जानते हैं कि जब जीएसटी लगाया गया था भारत में, तब से लेकर के आज तक जीएसटी लगातार इंक्रीज ही हुआ, कम नहीं हुआ, और आज की डेट में जीएसटी से सरकार को सबसे अधिक टैक्स प्राप्तियां हो रही हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जीएसटी और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दोनों से लगभग बराबर टैक्स सरकार को आ रहा है, लगभग बराबर, लेकिन इसमें भी जीएसटी थोड़ा ज़्यादा है। तो जितने भी प्रकार के टैक्सेस हैं, मैं लिख सकता हूं यहां पर ऑल द टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। और जब स्टेट गवर्नमेंट की बात करूंगा तो इसमें एक चीज बस मैं और जोड़ दूंगा, वो है शेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस, यानी राज्य सरकारों का हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स में होता है वो। नॉन टैक्स क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। टैक्स तो समझ में आ गया कि टैक्स अच्छा वो चीज़ है जो सरकार लगाती है, लोगों से वसूलती है, लोगों की इनकम पर वसूल सकती है, वस्तु सेवा पर वसूल सकती है, बात समझ में आती है। लेकिन नॉन टैक्स क्या है ये? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल पार्ट। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी
तो इसको थोड़ा समझने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर जाना होगा। सोचिए आप लोग थोड़ा सा कि सरकार कंपनी चलाती है, बहुत सारी कंपनी, सरकार कंपनियां, सेल है, गेल है, बहुत सारी कंपनियां हैं। सरकार की 300 से ऊपर कंपनियां आज की डेट में है। कुछ प्रॉफिट होता होगा सरकार को उससे। रेलवे भी सरकार की कंपनी है, कुछ प्रॉफिट होता होगा सरकार को। तो जितने भी प्रॉफिट्स होते होंगे वो इस हेड में चले आते हैं, ठीक है। वो टैक्स तो नहीं है, सरकार का प्रॉफिट है। दिस मीन्स दैट कि इस हेड के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज है प्रॉफिट्स। जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं एंड डिविडेंड्स भी इसको लिखते हैं, डिविडेंड्स, लाभांश। अब डिविडेंड्स क्या हैं इसके बारे में चर्चा कर सकता हूं मैं अभी, लेकिन ये बेटर आपको समझ में आएगा जब शेयर मार्केट में आप जाएंगे तो। डिविडेंड्स एक्चुअली क्या है, जब जैसे मैं एक किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और 10% शेयर किसी कंपनी के होल्ड करता हूँ मैं, तो उस कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में जो मुझे हिस्सा मिलेगा, क्योंकि 10% होल्डर हूँ शेयर का, जितने भी परसेंट हूँ दैट डज नॉट मैटर। मैंने एक एग्जांपल लिया कि 10% शेयर होल्डर हूँ, तो उसका 10% प्रॉफिट का हिस्सा मेरे पास आएगा, दैट इज नोन एज डिविडेंड, यानी लाभांश इसे कहते हैं। तो लाभ और लाभांश, प्रॉफिट क्या है हिंदी में, इसे लाभ कहते हैं, और लाभांश कहते हैं लाभ का अंश। तो सोच ले कि अगर 10 लोग एक कंपनी में शेयर होल्डर हैं तो 10 को वो लाभ बटेगा, जिसे हम लाभांश कहते हैं, लाभ में अंश यानी डिविडेंड कहा जाता है। तो प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा सरकार को ग्रांट्स भी मिलता है। अब थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, एक लोन होता है, एड होता है और एक ग्रांट होता है, ठीक है। लोन, एड और ग्रांट। अब टर्मिनोलॉजी देखिए किस तरीके से, मैंने शुरू में क्लास शुरू होते ही बता दिया था कि टर्मिनोलॉजी बहुत ही क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या है, मैं लिख कर चला जाऊंगा ग्रांट क्या है और समझ में आना है ग्रांट क्या है। ये मैं समझा रहा हूं आपको इन तीनों वर्ड्स के माध्यम से, ग्रांट किसे कहते हैं। लोन क्या है, लोन सर, अगर मैं कहूं कि मेरे पास डेफिसिट है, मेरे पास पैसे की जरूरत है, तो मैं लोन लूंगा। लोन एक तरीके से ऋण होता है और उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है, और हायर इंटरेस्ट पे करना होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिलता है। लोन का सॉफ्ट नेचर, सॉफ्ट जो फॉर्म होता है उसे हम एड कहते हैं। एड का मतलब होता है हिंदी में अनुदान, ठीक है। अनुदान भी वापस लौटाना है, लोन भी वापस लौटाना है, लेकिन लोन में हम इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाएंगे और एड में इंटरेस्ट नहीं देना होता। सामान्य रूप से इंटरेस्ट फ्री होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस चार्ज देना होता है, और लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, 50 साल, 60 साल, 100 साल हो सकता है। जैसे दिल्ली में मेट्रो की जो निर्माण किया गया, दिल्ली में जब शुरू किया गया तो जापान से हमें एड मिला था, उसके लिए लोन नहीं मिला, एड मिला। तो जापानी एड पर मेट्रो का निर्माण शुरू हुआ था, जिसे हमें 50-60 साल में लौटाना है धीरे धीरे, और अभी भी लौटा रहे हैं। मेट्रो से प्रॉफिट हो रहा है, हम उसे लौटाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो चीज़ें हमारे फेवर में हो जाती है वहाँ पर एड। तो आप समझ सकते हैं हमें लोन लेना चाहिए कि एड लेना चाहिए। समान रूप से मुझे एड नहीं मिलेगा, लेकिन लोन मिल सकता है, क्योंकि मैं एक अनसिक्योर्ड व्यक्ति हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सरकार की बात करो, सरकार को लोन भी मिल सकता है और एड भी मिल सकता है, क्योंकि सरकार सिक्योर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट है वो, और उसके पीछे बैकअप है, एक पूरे देश का बैकअप। ये चीज़ है। ग्रांट क्या होता है, ग्रांट सिंगल साइडेड ट्रांसफर माना जाता है, एक पक्षी अंतरण, जिसे वापस नहीं लौटाना है। लोन को भी वापस लौटाना है, एड को भी वापस लौटाना है, बट ग्रांट को वापस नहीं लौटाना है। तो ग्रांट क्या है, क्यों मिलता है भाई? किसी देश में शिक्षा के विकास के लिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP जैसी एजेंसीज होती हैं, सरकारें भी होती हैं। उन सरकारों के द्वारा अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ग्रांट दिया जाता है कि अच्छा चलो इसके लिए ग्रांट ले लो आप। कई बार नेचुरल कैलेमिटी होती है, कहीं भूकंप आ गया देश के अंदर, कहीं बाढ़ आ गया, तो वहाँ पर भी ग्रांट मिलता है। जैसे कि एक केरल का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले बाढ़ आया था केरल में, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो UAE, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, उन्होंने हमें ग्रांट ऑफर किया था वहाँ पर, ठीक है। तो भारत सरकार ने लेने से इनकार कर दिया। कुछ 700 करोड़ रुपए का ग्रांट था, काफ़ी बड़ा ग्रांट था, लेकिन लेने से इनकार कर दिया। हम लोग भी कभी कभी पाकिस्तान में भूकंप आता है तो ग्रांट देते, तो पाकिस्तान भी लेने से इनकार कर देता, हम भारत की मदद नहीं लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। अलग बात है कि उसको ज़रूरत थी लेकिन फिर भी नहीं लिया, तो दूसरे चैनल से लेता है फिर वो, कि हम फिर UNDP जाएँ, वर्ल्ड बैंक जाएँ, वर्ल्ड बैंक से कहें भैया ये पाकिस्तान को दे देना, तो उससे ले लेगा वो हमारे पैसे। लेकिन हम डायरेक्ट अगर मदद करना चाहें तो वो नहीं लेगा। तो उसके पीछे का इतिहास आप लोगों को पता ही होगा, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी मुझे। तो ग्रांट समझ में आ गया, सिंगल साइडेड ट्रांसफर है, लौटाना नहीं होता, लेकिन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही ये मिलता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, एजुकेशन के विकास के लिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए, या नेचुरल कैलेमिटी के समय मिलता है ये देश को। तो ये भी इसी में आता है, ये कहीं और नहीं जाता। कई बार आप जानते हैं सरकार उधार भी देती है, केंद्र सरकार राज्यों को उधार दे देती है, केंद्र सरकार विदेशी सरकारों को उधार दे देती है,
उन उधारों पर इंटरेस्ट भी मिलता है। वो इंटरेस्ट कहाँ जाता है? उस इंटरेस्ट का हिस्सा, सोचिए आप लोग, ये पीटी की क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये पूछा जाएगा कि अगर कोई सरकार ने उधार दे रखा है और उधार से जो इंटरेस्ट प्राप्तियां होती है किस हेड में जाएगा, चारों हेड आपको बता दिया जाएगा किस हेड में जाएगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि नॉन टैक्स रिसीट्स में जाएगा, जिसे हम लोग इंटरेस्ट रिसीट्स कहते हैं, यानी ब्याज प्राप्तियां। तीसरे हेड में हम लोग लिख सकते हैं इंटरेस्ट रिसीट्स, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीट, ब्याज प्राप्तियां, जितनी भी ब्याज प्राप्तियां होती हैं वो सब आएगा। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट बताता हूँ कि अगर मान ले कि केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को उधार दे रखा है और हरियाणा सरकार ने पूरा उधार वापस लौटा दिया केंद्र सरकार को, ठीक है, तो पूरा जो उधार लौटाया वो इसमें आ जाएगा। नाम लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब पूरा लोन वापस मिल गया, तो वो इसमें आ जाएगा कैपिटल रिसीट्स में। लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, मान ले हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को अभी उधार नहीं लौटाएंगे, इंटरेस्ट लेते रहो आप, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इसमें आ जाएगा। दैट्स इज द कंसेप्चुअल पार्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो आपको इन डिस्कशन से कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई कि टैक्स क्या है, नॉन टैक्स क्या है, इसको अलग अलग हेड में क्यों रखा जाता है, और इसे मैंने क्यों कहा कि प्योर इनकम है, ये भी बात समझ में आ गई। रिकरिंग क्यों कहा, हर साल मिलेगी क्यों कहा ये, और इंक्रीजिंग मैनर में क्यों कहा, ये आपको समझ में आ गया होगा। जहां तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात है, थोड़ी सी चर्चा इस पर हम करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? अब सरकार खर्चे भी करती है। अब मैंने पहले ही शुरू में जब क्लास शुरू हुआ था बजट के बारे में बताना शुरू किया, एक्सपेंडिचर्स बताने शुरू किए, तभी एक आप लोगों को बता दिया था क्या क्या खर्चे सरकार के मोटे मोटे रूप में हैं। जैसा मैंने बताया, सरकार ऋण भी माफ करती है, किसानों के भी ऋण माफ करती है और उद्योगपतियों के भी माफ करती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया जो वर्ग हमारा है वो किसानों के ऋण माफी को तो दिल खोल कर दिखाता है, लेकिन उद्योगपतियों के कितने टैक्सेस और ऋण और जितने भी लूट उन्होंने की है वो माफ किए गए, वो कभी नहीं दिखाएगा। बता दूं कि भारत में जब जब आप पढ़ना शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स को, तो एक एनपीए वर्ड आता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंकों में होता है और बैंकों के हेल्थ का सूचक माना जाता है। दैट इज द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द बैंक्स। अगर एनपीए ज्यादा होता है बैंकों में, एनपीए का मतलब होता है वैसा उधार जो बैंकों को वापस नहीं मिल रहा हो, उसके सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर जो हैं आज की डेट में उद्योगपति हैं। दूसरे नंबर पर सर्विस सेक्टर, तीसरे नंबर पर किसान आते हैं, तीसरे नंबर पर, बहुत कम आता है वो भी। तो ये समझ सकते हैं आप लोग कितने बड़ा लोन उनका माफ होता होगा, लेकिन वो चर्चा का विषय नहीं होता। तो सरकार लोन भी माफ करती है, ठीक है, वेव ऑफ द लोन। सरकार सब्सिडी भी देती है, जैसे खाद्य पर सब्सिडी दे दिया, रेलवे पर सब्सिडी दे दिया, किराए में सब्सिडी, शिक्षा पर सब्सिडी है, ठीक है, यूरिया पर सब्सिडी है, बहुत सारी सब्सिडी, सिलेंडर पर सब्सिडी है, धीरे धीरे वो भी खत्म कर रही है सरकार। सब्सिडी बहुत सारी है। डिफेंस एक्सपेंडिचर है सरकार का, सरकार सैलरी भी देती है, प्रशासन पर खर्च करती है, सैलरी भी देती है। अब पुलिस की बिल्डिंग बनाई गई, पुलिस को ये तो नहीं कहा सकता ना भैया आप कहीं पर भी रह करके पेड़ के नीचे अपनी थाना लगा लो। एक थाना बनेगा, पुलिस थाना बनेगा, उसमें पुलिस प्रशासन बैठेगा, उसमें अधिकारी वर्ग होंगे, उनको सैलरी जाएगी, उनको पेंशन भी जाएगा रिटायरमेंट के बाद। वो सैलरी और पेंशन कहाँ जाएगा, और वो पुलिस थाना बना तो स्ट्रक्चर क्रिएट हो वो कहाँ जाएगा, उसके खर्चे कहाँ पर जाएंगे, इसको भी समझना आपको है। सरकार के खर्चे अनलिमिटेड है, कहने का मतलब ये है। सरकार मनरेगा योजना भी चलाती है, सरकार आयुष्मान भारत भी चला रही है, मिड डे मील स्कीम भी चला रही है, सरकार लोगों को खाद्य सुरक्षा गारंटी भी दे रही है। और वो गारंटी किस तरीके से कि 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल पर अनाज उपलब्ध कराती है, 25 किलो अनाज हर महीने लोगों को उपलब्ध करा रही है। और इस कोरोना काल में तो विशेष रूप से अनाज की मात्रा बढ़ी है, क्योंकि सरकार पर लायबिलिटी ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए हैं इस वजह से। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, तो वहाँ पर देखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे कोई असेट क्रिएट नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही क्लियर समझेंगे आप लोग, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। दिस एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एनी एसेट। मतलब इसमें वैसे एक्सपेंडिचर्स आते हैं जो कोई एसेट क्रिएट नहीं करते, कोई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करते। मैं कहूं अगर ये बिल्डिंग बन गई तो एक प्रॉपर्टी बन गई नहीं हमारी। अगर मैं कहूं लोगों को सब्सिडी दे दी गई तो वो प्रॉपर्टी नहीं बनी है, वो फालतू के खर्चे हैं। अगर मैं कहूं कि सैनिकों को पेंशन दे दिया गया, वेतन दे दिया गया, तो फालतू के खर्चे माने जाते हैं सरकार के थ्रू, क्योंकि उससे कोई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन अगर रोड बन जाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जनरेट हो जाए, रेलवे के डिब्बे बन जाए, इंजन बन जाए, ठीक है, कोई भी कंपनी खोल दे सरकार, वो सारी चीज़ें क्या है, सिंचाई की व्यवस्था कर दे, सिंचाई के लिए नहरें बनवा दे सरकार, डैम बनवा दे, वो सारे क्या है, बिल्कुल ऐसे खर्चे जो बहुत अच्छे खर्चे माने जाए, जिससे कोई प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है। तो इसके इस रूप में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर से।
कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसके खर्चे फालतू होते हैं, सरकार इसे कम करने की कोशिश कर रही है, एक डिसिप्लिन अपना रही उसमें है, और फिजिकल कंसोलिडेशन की नीति के माध्यम से खर्चों को कम करने की नीति अपना रही है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम नहीं करना है। लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए बता दो कि आज की डेट में लास्ट बजट की जब मैं बात करता हूँ, लगभग 86.5% खर्चे जो सरकार के हैं वो इसमें आते हैं। 86.5% खर्चे, यानी सरकार की जितनी भी अर्निंग होती है उसमें 86.5% खर्चे अकेले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सोच लें आप लोग कि मैक्सिमम फालतू खर्चे आ गए सरकार के। कितने खर्चे कैपिटल क्रिएशन में बने, कितने खर्चों से प्रॉपर्टी बनी, 13.5% ओनली। ठीक है, इतने खर्चे मात्र इसमें आएंगे आपके। अब सोच ले कि कितनी प्रॉपर्टी हमारी बन जाएगी। सरकार को करना ये चाहिए कि इसमें खर्चे कम करे और इसमें बढ़ाए। अब हमें देख लेना यह है कि इसमें कौन से खर्चे मेजर आएंगे, उसकी चर्चा कर लें। महत्वपूर्ण फालतू के खर्चों में देखिए, वैसे तो सबसे बड़े खर्चे जब आपसे पूछे जाएंगे कि अच्छा ऑप्शन दे दिया जाए कि सरकार के बजट में सरकार का सबसे बड़ा खर्च क्या है, अगर ऑप्शन के आपके पास ये है कि राज्य सरकारों की केंद्र सरकार के करों में हिस्सेदारी, तो आपको ऑप्शन यही चूज करना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है और दूसरे ऑप्शन है जैसे सब्सिडी पर, या फिर कह दे कि इंटरेस्ट पेमेंट पर, या फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर पर, इस तरीके का कोई आ जाए तो आप कहेंगे सीधे सीधे कि इंटरेस्ट पेमेंट पर, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट भी बहुत बड़ा और फालतू का खर्चा है। तो इसमें हम मोटे मोटे खर्चे एक लिख देते हैं, स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस। सबसे बड़ा खर्च यही आता है इसमें है। दूसरे नंबर पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट, वो हर बजट में बदलता रहेगा लेकिन ये नहीं बदलेगा आपका। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, देख ले कि सारे फालतू खर्चे हैं इसमें। सब्सिडी, डिफेंस। अच्छा, डिफेंस की बात मैं कर रहा हूँ तो डिफेंस में खर्चे दो तरीके के बांटे गए हैं, दो हेड्स में बांटे गए हैं। डिफेंस में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो सैनिकों को सैलरी और पेंशन देने में आता है, और डिफेंस में कुछ ऐसे खर्चे जो टैंक खरीदने, राफेल विमान जैसे खरीदा गया तो विमान खरीदने, लड़ाकू विमान फाइटर प्लेन सॉरी, लड़ाकू विमान खरीदा गया, टैंक खरीदा गया, सैनिकों के कपड़े खरीदे गए, वो सब प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि जब मैं सैलरी और पेंशन की बात करूँ तो डिफेंस एक्सपेंडिचर में इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि टैंक खरीदने के लिए खर्च किया गया, फाइटर प्लेन खरीदने के लिए खर्च किया गया, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा क्योंकि वो सिर्फ एसेट क्रिएट हुआ। जैसे राफेल विमान अभी फ्रांस से आया, ठीक है, वो सब इसमें खर्चे में आ जाएंगे। वो चीज़ें इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर के बड़े खर्चे ये हैं। इसके अलावा केवल हमें ग्रांट मिलता ही नहीं, हमें ग्रांट देना भी पड़ता है कई बार। जैसे पड़ोसी देशों को हम कई बार ग्रांट देते हैं। श्रीलंका में सुनामी आ गई, बाढ़, मालदीव में सुनामी आ गई, ग्रांट दे दिया, तो ग्रांट वापस नहीं लौटा सकते क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमने दे दिया वापस नहीं आएगा। केवल हम विदेशी सरकारों को ही ग्रांट नहीं देते बल्कि राज्य सरकारों को भी देते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, कैलेमिटी से निपटने के लिए, इन सब ग्रांट को भी हमें देखते हैं। तो ग्रांट वाले खर्चे भी इसी में आ जाएंगे आपके। ठीक है, जितने भी ग्रांट्स होते हैं, लेकिन सारे ग्रांट्स बेकार नहीं होते, ये भी बात ध्यान में रखनी है। अभी एक डेफिसिट की चर्चा करेंगे, उसमें ग्रांट से ही हम एक डेफिसिट निकालने की कोशिश करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बड़े खर्चे हैं। इसके अलावा अगर किसानों के ऋण माफ़ किए गए, अधिकारियों को जो जितने भी ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप के अधिकारी हैं उनको वेतन दिया गया, पेंशन दिया गया, वो सब खर्चे इसी में आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक IAS अधिकारी है, उसको वेतन दिया गया, 1.5 लाख रुपये वेतन मिल रहा है, वो खर्चे तो इसमें आएंगे ना। लेकिन IAS अधिकारी को वर्क करने के लिए एक बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी, उसमें AC भी लगाना पड़ेगा, उसमें बेंच टेबल भी लगाना पड़ेगा, तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने पड़ेंगे। पेड़ के नीचे तो काम करेगा नहीं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ वो खर्चे उसमें चले जाएंगे उस अधिकारी के लिए। लेकिन उस अधिकारी का वेतन और पेंशन इस पर आता है, ये समझने की बात है। तो ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक पुलिस सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, टैक्स सर्विसेज एंड मेनी मोर, जो भी है। टैक्स सर्विसेज का मतलब है टैक्स अधिकारी होते हैं जो सर्विस देते हैं, उनको वेतन पेंशन देना होगा वो। लेकिन टैक्स की जो बिल्डिंग होगी, जो कंप्यूटर होगा, वो सब खर्चे इसमें आ जाएंगे। ये चीज़ समझनी है आपको है। ये डिफ्रेंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोटे मोटे रूप में समझ में आ गया कि इससे कोई असेट क्रिएट कहीं पर नहीं हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, कुछ पार्ट इसमें है, मैं बताऊंगा आप लोगों को जब एक डेफिसिट बताऊंगा। कुछ पार्ट ऐसे हैं जिससे असेट क्रिएट होता है, दैट्स वाई एक अलग तरीके का डेफिसिट निकालने की शुरुआत 2011-12 बजट से हमने शुरू की थी, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ।
जहाँ तक कैपिटल रिसीट्स की बात है, कैपिटल रिसीट्स कुछ ऐसे रिसीट्स होते हैं जो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बनाया था, ये रिसीट्स ऐसे रिसीट्स होते हैं जो इनकम माने जाते हैं, सरकार की सी देनदारी नहीं है, ठीक है। और ये रिकरिंग होते हैं, हर साल आते हैं और ये बढ़कर आते हैं। ये इसमें क्या है, एक बड़ी खामी ये है कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी से इसकी इनकम आती है कई बार, सेल ऑफ प्रॉपर्टी से, यानी सरकार अपनी संपत्ति बेच रही है इसलिए इनकम जनरेट हो रही है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। जैसे अभी रिसेंटली मामला चला कि HPCL सरकार बेचने जा रही है, रेलवे के बहुत सारे चीज़ें बेचने जा रही है, कई बार स्टेशंस बेच रही है, उसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर रही है। हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रेन्स भी हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं, हो भी रही हैं। तेजस ट्रेन का एग्जाम्पल आपके सामने है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं उसको हम, ठीक है। तो अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके, या इसमें ये रिकरिंग नहीं होता, ठीक है, यानी हर साल ये नहीं मिलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ इंक्रीजिंग मैनर में नहीं मिलेगा। अब जैसे 4G स्पेक्ट्रम की बात की, 4G स्पेक्ट्रम जब सरकार ने ऑक्शन किया होगा तब उसकी इनकम आई थी। अब हर साल तो उससे इनकम नहीं आएगी ना, एक बार ऑक्शन हो गया तो कंपनी उससे लाभ कमा रही है, जिस कंपनी ने ऑक्शन में खरीदा था स्पेक्ट्रम को। अब 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन होंगे इन फ्यूचर, जब भी हो, इस साल हो, अगले साल हो, होंगे ज़रूर। उससे जब इनकम आएगी तो उस साल के बजट में उसे जोड़ दिया जाएगा, ये चीज़ें इसमें आएंगी। तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी कम हो रही है, रिकरिंग नहीं है, और ये इंक्रीजिंग मैनर में नहीं मिलता। और एक और चीज़ है, इसी में बोरोविंग्स भी आते हैं, और अदर लाइबिलिटीज़ वो हमारी देनदारी है, उस पर इंटरेस्ट के साथ हमें वापस लौटाना है। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसे इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाना है। कुछ ऐसे खर्च, कुछ ऐसे रिसीविंग्स भी इसमें आती हैं। तो कैपिटल रिसीट्स ये है आपका। जहाँ तक कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप लोग हैं, जैसे सेल ऑफ असेट्स में कंपनी बेच देना, उसके शेयर्स बेच देना, ठीक है, स्पेक्ट्रम बेच देना, कोई ज़मीन सरकार की है वो बेच देना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन्स में जो सरकार ने राज्य सरकारों को या विदेशी सरकारों को उधार दे रखा है, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर वो पूरा का पूरा लोन वापस मिल जाए तो इसमें आएगा, उस पर सिर्फ इंटरेस्ट आता रहे तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में आएगा। बोरोविंग अदर लाइबिलिटीज़ में सरकार तब उधार लेती है जब सरकार के बजट में घाटा होता है, और ये उधार लगभग हर साल होता है, ठीक है। तो उधार अदर लाइबिलिटीज़ क्या है, ये थोड़ा समझने की बात है। बोरोविंग्स तो बात समझ में आती है कि सरकार बोरो कर सकती है, किससे कर सकती है, तो बाजार में जाकर बैंकों से बोरो कर सकती है, RBI से भी बोरो कर सकती है, RBI से अलग से बोरो होता है, लेकिन अब वो बोरो करना छोड़ दिया सरकार ने, है उस फॉर्मेट में, अलग फॉर्मेट अपना रही है थोड़ा। और तीसरा बोरो होता है फॉरेन गवर्नमेंट से, विदेशी सरकारों से, ठीक है। और वो तीनों कहीं ना कहीं बोरो सरकार पर बर्डन के समान माना जाता है। अदर लाइबिलिटी में क्या आता है, सरकार के पास जानते हैं पेंशन फंड है, कुछ फंड्स भी होते हैं। मान लें कि 2004 के बाद जो लोग नौकरी में गए, अब सरकार क्या कह रही है कि हम अपने पास से पेंशन नहीं देंगे आपको, एक फंड बनेगा, उस फंड में आपके सैलरी से पैसा कटेगा, जितना आप कटवाना चाहते उतना कटेगा, उतने के बराबर कंट्रीब्यूशन सरकार भी देगी, और उस फंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो पेफ्रेडा नाम की एजेंसी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी है, वो करेगी। और वो रेगुलेटरी एजेंसी जो है उस फंड को, जितने साल में आप पेंशन लेना चाहते हैं, 60 साल के बाद लेना चाहते हैं, वहां से आपको पेंशन देना शुरू कर देगी। आपका पूरा पैसा जो आपका है वो पूरा वापस मिल जाएगा, साथ ही साथ सरकार ने जितना कंट्रीब्यूशन किया, जैसे 1000 रुपये आपने कंट्रीब्यूशन किया, 1000 सरकार भी करती है, एंड दैट इज ए कंट्रीब्यूशन बेस्ड अप्रोच। बट सोच ले आप लोग, अगर 10 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो 2004 के बाद 10 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में गए, अगर तो 10 करोड़ लोगों ने अगर पेंशन फंड लेना शुरू किया, जो कि आप ले सकते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ज़्यादातर लोग लेते हैं, और ले लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको एक निश्चित अंतराल के बाद, जब आपका पैसा पूरा मिलेगा, और साथ साथ पेंशन भी मिलेगा उसमें। दैट इज ऑप्शनल। पेंशन फंड किसके पास होता है, सरकार के पास, और सरकार उस फंड को यूज भी कर सकती है। अब सोच ले कि सरकार के पास 20 लाख करोड़ रुपए का फंड है, तो कहीं ना कहीं उसे यूज करेगी। आपको देना तो 40 साल बाद है ना, आप 21 साल में नौकरी में गए, 60 साल के बाद ही देना है, लगभग 40 साल बाद, 40 साल तक उस फंड को यूज करेगी, और उस फंड से अच्छा खासा पैसा वो कमाएगी, ठीक है। और तब सरकार आपको पेंशन भी देगी। तो ये चीज़ें अब कर दी गई आफ्टर 2004। नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से स्कीम जानी जाती है। कोई भी व्यक्ति जाकर के बैंक में, किसी भी बैंक में इनफैक्ट ये स्कीम ले सकता है, और वो पूरा का पूरा पैसा पेंशन फंड में जाता है, और वो पेंशन फंड और एडमिनिस्टर करता है पिफ्रेडा, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक अलग संस्था है जो बनाई गई सरकार के द्वारा। इसी में आता है एक और बहुत पुराना और महत्वपूर्ण फंड, प्रोविडेंट फंड। ये सब जानते होंगे, प्रोविडेंट फंड।
भविष्य निधि बड़े लंबे समय से चल रहा है, इस पर सरकार ब्याज भी देती है जब आप रिटायर्ड होते हैं, लेकिन आपकी जैसे ही आप सरकारी नौकरी में जाते हैं तो ये शुरू हो जाता है, और रिटायरमेंट के बाद पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है ये विद इंटरेस्ट। तो 40 साल तक तो सरकार के पास रहेगा ही, 30 साल रहेगा, 25 साल रहेगा, उतने साल तो यूज़ कर सकती है ना सरकार, तो वो यूज़ कर सकती है। लेकिन वो क्या है, लाइबिलिटी है, चाहे पेंशन फंड का पैसा हो, चाहे प्रोविडेंट फंड का पैसा हो, चाहे बोरोविंग हो, वो लाइबिलिटी है और विद इंटरेस्ट आपको वापस लौटाना है। वैसे भी इंटरेस्ट तो इस पर देना ही देना सरकार को, तो यूज़ कर लेती है सरकार, ठीक है, लेकिन बोरोविंग पर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है सरकार को। तो ये चीज़ है इसमें। तो इतनी बातें समझ में आई। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूँ आप लोगों से, तो इस स्ट्रक्चर की बातें काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहाँ पर फालतू के खर्चे होते हैं, जहाँ पर इस एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एनी असेट, कोई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करता, ये खर्चे आपके सामने हैं। लेकिन दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर क्रिएट्स असेट्स, बट द बैड थिंग इज कि बुरी चीज़ क्या इसमें है कि 86.5% खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार के आते हैं। यानी जितनी भी 100 रुपये की इनकम है तो 86.5 रुपये सरकार इसमें खर्च कर रही है। सोचे कितनी बुरी बात है ये, और सरकार इसी को कम करने की कोशिश कर रही है। 13.5% खर्चे मात्र इसमें हैं, यानी 13.5 रुपये खर्चे इसमें है, तो कहाँ से प्रॉपर्टी क्रिएट होगी? सरकार को बहुत सारी प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अब सोच ले आप लोग कि इसमें क्या क्या आते हैं इतने में, इसकी थोड़ी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार के जितने भी रोड्स, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, कंपनी, इरिगेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड मनी मोर, जितना भी आप सोच सकते हैं। एक मिनट, एक पिन। अच्छा अच्छा। वो थैंक यू। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में देख लेंगे जितनी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हो रही हैं। अब एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं इसमें है, जैसे स्कूल की बिल्डिंग बनी तो एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है, लेकिन स्कूल में बहुत सारे टीचर्स काम करेंगे, बहुत सारे स्टाफ काम करेगा, उसकी सैलरी और पेंशन कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उनकी सैलरी और पेंशन यहाँ से आएगी। लेकिन जो स्कूल बना, जो उसमें डेस्क बने, जो उसमें बोर्ड लगे, वो सब प्रॉपर्टी है सरकार की, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसे हम लोग इसमें खर्चे में रखते हैं। तो सोच लें आप लोग कि जब एसेट क्रिएट होता है, प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, वो हमारे देश के लिए बेहतर है, भविष्य में भी काम आएगा, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेटर मानी जाती है। वैसे खर्चे हमारे देश के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। दैट इज द बेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस पॉलिसी हैज़ बीन adopted in 2003. An act had been passed there, Fiscal Responsibility and Budget Management Act. By that act, a fiscal discipline policy and fiscal consolidation policy has been adopted by the government and is still following by the government. लेकिन समय समय पर पैंडेमिक आ गया, कोई चीज़ आ गई, तो अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने पड़ते सरकार के, ऐसे वाले खर्चे बढ़ाने पड़ते। जैसे अभी सरकार ने क्या किया कि इस तरह के खर्चे बढ़ गए सरकार के, सरकार ने जितना 25 किलो अनाज देती थी, 50-50 किलो, 35-35 किलो देना पड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी जो तो 2 रुपये 3 रुपये किलो देती थी, तो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़े सरकार के फालतू के। बहुत सारे बेल आउट पैकेजेस दिए गए, उद्योगपतियों को दिए गए, टैक्सेस माफ़ किए गए सरकार के द्वारा, तो बहुत सारी चीज़ें खर्चों में बढ़ोतरी हुई, सरकार के इनकम घटी, तो कुल मिलाकर डेफिसिट्स बढ़ेंगे। हमारा टारगेट है कि 2022-23 तक जा करके, जो कि एनके सिंह पैनल एक बनाया गया था फिजिकल डिसिप्लिन पर,
उस पैनल ने कहा था कि 2022-23 तक सरकार अपने रेवेन्यू डेफिसिट को 0.8% पर ले जाए, 0.8% पर, जो कि अभी बहुत ज़्यादा है, 2% से ऊपर है। और फिजिकल डेफिसिट को सरकार अभी 3.5 पर है, उसे 2.5% पर लेकर आए और उसे धीरे धीरे और भी कम करे। तो ये डेफिसिट्स क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। इस बजट को समझाना मेरा पर्पज़ इसलिए था और थोड़ा विस्तार से, क्योंकि आपको मुझे ये बताना था कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, क्या खर्चे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। देख लें, खर्चे ये हैं, कॉन्सिक्वेंस अच्छा है, क्योंकि जितना खर्चा इसमें करना चाहे, अगर 86% इसमें खर्च हो तो आज हमारा भारत एक स्वर्ग बन जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए। लेकिन मैक्सिमम खर्चा इसमें है, गरीबी बहुत है देश के अंदर, बेरोजगारी बहुत है, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देना है, बहुत सारे लोगों को सस्ते में फूड भी उपलब्ध कराना है, बहुत सारे उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ करने हैं, किसानों के माफ़ करने हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। बहुत सारे प्लानिंग्स है, मनरेगा जैसी योजना, आयुष्मान भारत है जिसके माध्यम से लोगों को सस्ते दर पर चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खर्चे हैं और इन खर्चों को इसमें रखा गया है। तो कुल मिलाकर के अगर प्राप्तियों की बात करें तो खर्चे की बात है, ये खर्चे अच्छे नहीं हैं, ये खर्चे अच्छे हैं। प्राप्तियों में ये प्राप्तियां जितनी बढ़े उतनी अच्छी हैं बिना प्रॉपर्टी को बेचे हुए। इसमें प्रॉपर्टी बेचना पड़ता है, प्रॉपर्टी बेच करके अगर हम अपनी इनकम बढ़ा दे तो कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर कंपनी बेच देते तो प्रॉफिट भी हमारा घटेगा, और प्रॉफिट घटेगा तो नुकसान हमें होना है इन फ्यूचर। अच्छी कंपनियों को तो बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। जो घाटे में कंपनियां डेफिसिट्स में जा रही हैं उनको बेचना ठीक है, लेकिन उससे पहले उसे शेयर मार्केट में लिस्ट करना होगा। अब यही सब चीज़ें आपको समझनी है कि लिस्टिंग क्या है, शेयर मार्केट में कैसे लिस्ट होती है कोई कंपनी, क्या मेथोडोलॉजी है, वो सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में समझने का मौका मिलेगा। अब इन्हीं बजट स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम डेफिसिट्स निकालना आपको सिखाएंगे। डेफिसिट्स कैसे निकालते हैं इस पूरे बजट स्ट्रक्चर से ये क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, बजट। Once again, I'm going to make the structure of budget that is known as revenue budget and capital budget. Revenue budget, revenue receipts, revenue expenditures, capital budget, capital receipts, capital expenditure. Revenue receipts, non sorry, tax, revenue, receipts, non-tax revenue receipts. Sale of assets and recovery of loans and borrowings and other liabilities. तो अब इसमें ठीक, तो इसी बेसिस पर हम लोग बजट डेफिसिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। बजट डेफिसिट्स, बजट डेफिसिट्स, बजट घाटा क्या है, घाटा कब होता है,
जब आपके खर्चे ज़्यादा हों और आय कम हो तो घाटा है। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इफ एक्सपेंडिचर्स ग्रेटर देन रिसीविंग्स देन देयर इज अ डेफिसिट इन द गवर्नमेंट्स बजट। इसे हम अनबैलेंस्ड बजट भी कहते हैं। अनबैलेंस्ड बजट, असंतुलित बजट भी कहा जाता है। तो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है सरकार के, 100 रुपये के एक्सपेंडिचर है, लेकिन आय जो है सरकार की, प्राप्तियां जो है 90 रुपये हैं, तो 10 रुपये का घाटा है। अब 10 रुपये का घाटा सरकार कहाँ से पूरा करेगी? उधार लेकर के, मैंने पहले ही बता दिया, या फिर पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड को यूज़ करेगी, जो और प्रकार के फंड होते हैं उसको यूज़ करेगी जो सरकार के पास होते हैं। तो कुल मिलाकर के इससे हम डेफिसिट में जाते हैं। लेकिन इट मे बी इज देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर्स इज इक्वल टू रिसीट्स। हो सकता है, इट में भी, कि एक्सपेंडिचर और रिसीट्स बराबर हो। 100 रुपये का एक्सपेंडिचर है, 100 रुपये की आय भी हो गई, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड एक्चुअली। कि वास्तविक जगत में संभव है ही नहीं कि जितनी खर्चे हैं उतनी प्राप्तियां हों, या जितनी प्राप्तियां उतने ही खर्चे हैं। ये पॉसिबल है ही नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि बजट जो प्रस्तुत किया जाता है सरकार के द्वारा वो एक एस्टिमेशन होता है, अनुमान होता है, और अनुमान में जानते हैं तो ये बराबर हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर ये हो कि सरकार पिछले साल का बजट पेश कर रहे तो बात बजट हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो ये है, इसे कहते हैं हम लोग बैलेंस्ड बजट, जो कि संभव ही नहीं है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ ये है, दूसरा ये है, एंड थर्ड वन इज इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इज लेस देन expenditures are lesser than receipts. This is another condition. This is the third condition. This is possible. This is possible. This is possible. But this is not possible in real world. ये किसी भी रूप में संभव है ही नहीं। तो इसको तो मैं क्रॉस ही कर दूं, ये संभव है ही नहीं किसी भी रूप में कि ये दोनों बराबर हो जाएं। या तो ये कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछाता है कि डेफिसिट बजट है सरप्लस बजट, इसे हम लोग कहेंगे सरप्लस बजट ना, सरप्लस बजट। बट ये भी अनबैलेंस्ड बजट है। अनबैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट तो है बट अनबैलेंस्ड है। तो दोनों असंतुलित बजट है, एक में डेफिसिट आ रहा है और एक में सरप्लस आ रहा है। सरप्लस क्यों है? क्योंकि एक्सपेंडिचर्स कम है रिसीट्स के, रिसीट्स ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो सरप्लस हो गया। हो सकता है कि 100 रुपये रिसीट्स हो, 90 रुपये एक्सपेंडिचर्स हो, 10 रुपये का सरप्लस है। तो क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, सोचेंगे, समझेंगे, बताएंगे इस तरीके से कि क्या सरप्लस बजट अच्छा है या डेफिसिट बजट अच्छा है देश के लिए, हमारे देश के लिए विशेष रूप से। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया में हूँ और इंडिया की बात कर रहा हूँ कि हमारे देश के लिए या हमारे अलग अलग राज्यों के लिए सरप्लस बजट अच्छा है या डेफिसिट बजट। छोड़ दें, अच्छा, सरप्लस बजट अच्छा है या डेफिसिट बजट, तो ये चीज़ें जो है हमें देखना है। तो बता सकते हैं आप लोग कि सरप्लस बजट अच्छा है या डेफिसिट बजट? तो ये सोचेंगे थोड़ा सा आप लोग तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारे जैसे देश में अभी ग्रोथ प्रक्रिया शुरू हुई है, विकास शुरू हुआ है, और जब विकास शुरू हुआ है तो हमें उधार लेकर के भी अगर अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट करना हो, रोड्स बनाना हो, रेलवे बनाना, ट्रांसपोर्टेशन बनाना हो, दैट इट इज ओके, तब हम डेफिसिट बजट की ओर जाएंगे। तो कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में जहां पर विकास समय की आवश्यकता है, जहां पर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार तभी मिलेगा जब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होंगे, चाहे स्कूल कॉलेजेस हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे रोड्स हो, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार आज समय की जरूरत है। तो नेचुरली हमारे जैसे देश के लिए डेफिसिट बजट बेटर माना जाता है, लेकिन शर्त यह है कि डेफिसिट बजट तभी अच्छा माना जाएगा जब हम उससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, हम उसे स्कूल की बिल्डिंग बनाने में लगाएं, हम अस्पताल की बिल्डिंग बनाने में लगाएं, हम उसे सब्सिडी देने में ना लगाएं, हम उसे इंटरेस्ट पेमेंट का भुगतान ना करें, हम उसे डिफेंस में जाकर के हम पेंशन ना दें, हम उसे अधिकारियों को जाकर के पेंशन देने में खर्च ना करें, लोगों के ऋणों को माफ करने में खर्च ना करें, फालतू की योजनाओं पर खर्च ना करें, बल्कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए, तब डेफिसिट बजट अच्छा है। तो देयर इज अ कंडीशन, डेफिसिट बजट इज एक्सेप्टेबल इन एनी वे इन द कंट्री लाइक इंडिया, जब ये खर्च कहां पर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, एसेट क्रिएट करने में हो, प्रॉपर्टी बनाने में हो, तब अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं
कि ऐसे बजट को हम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं जहाँ पर हमें सब्सिडी देने में आ रहा है, तब डेफिसिट हम कर रहे हैं और उसको सब्सिडी के लिए खर्च कर रहे हैं, तो फालतू। उधार लेकर के सब्सिडी पे खर्च करना, उधार लेकर के लोगों के ऋणों को माफ करना, उधार लेकर के बहुत सारे फालतू की योजनाओं पर खर्च करना कहीं से भी विजडम नहीं है। दैट इज नॉट अ विजडम फॉर एनी वन, फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट। जहाँ तक सरप्लस बजट की बात है, सरप्लस बजट अगर हमारे देश में बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि सरकार के पास विजन नहीं है खर्च करने का, क्योंकि हमारे जैसे देश में अभी विकास चल रहा है और विकास में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी क्रिएट करना है, एसेट क्रिएट करने हैं, लोगों को रोजगार भी देना है। अगर सरप्लस बजट हम बना देते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के पास विजन ही नहीं खर्च करने का कि खर्च कहाँ करे, इसलिए उनके पास सरप्लस बजट बन जाता है। तो हमारे जैसे देश के लिए सरप्लस बजट बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में हो नहीं सकता है और ये बजट बिल्कुल सटीक माना जाता है। दैट इज द डिस्क्रिप्शन। अब हम डेफिसिट्स के टाइप पर चर्चा करेंगे, बजट डेफिसिट्स के टाइप पर। ठीक है, टाइप्स क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। बजट डेफिसिट्स के टाइप पर अगर चर्चा करें तो कुछ चीज़ें आपको समझनी है, वो देखना है कि पहले विशेषकर 1997 95 से पहले कई डिफरेंट टाइप के बजट डेफिसिट्स भी होते थे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट में चेंजेस आए, नए कॉन्सेप्ट भी जुड़े हैं। जैसे 95 के बाद विशेष रूप से फिजिकल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आया भारत में, तो नए कॉन्सेप्ट आए। 1992 में जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय एक नया कॉन्सेप्ट आया था बजट डेफिसिट का, जिसे प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता था। और अभी रिसेंटली 2011 में पिछली सरकार के समय ही 2011-12 में एक कमेटी बनाई गई थी, रंगराजन कमेटी। उन कमेटी की रिपोर्ट पर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का कॉन्सेप्ट भी भारत में शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर मैं डेफिसिट्स के कॉन्सेप्ट पर चलूँ तो जो मेजर डेफिसिट्स हैं देश के अंदर और राज्यों के अंदर भी इन्हीं हेड्स के अंतर्गत डेफिसिट्स निकाले जाते हैं और बिल्कुल वैसे ही निकाले जाते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे स्टेट्स में हो चाहे सेंटर में हो। रेवेन्यू डेफिसिट पहला डेफिसिट माना जाता है और सबसे बुरा भी। इसे जीरो करना सरकार का टारगेट है, मतलब इस डेफिसिट को जीरो करना और रेवेन्यू सरप्लस क्रिएट करना है। ये यानी टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट इज टू क्रिएट रेवेन्यू सरप्लस एंड इन रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट। सेकंड वन इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज द न्यू कॉन्सेप्ट, सबसे न्यू कॉन्सेप्ट यही है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। थर्ड वन इज, पहले एक बजट डेफिसिट आता था, बजट डेफिसिट की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अब खत्म कर दिया गया देश के अंदर। बजट डेफिसिट सही तरीके से डेफिसिट्स को निकाल ही नहीं पाता था, दैट्स वाई उसकी जगह पर फिस्कल डेफिसिट के कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया था। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। एंड द नेक्स्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। और ये तो शुरू से ही चल रहा है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2011-12 बजट से पहली बार शुरू हुआ, 1997 के बजट से शुरू हुआ और ये 1992 के बजट से शुरू हुआ। मोनेटाइज्ड डेफिसिट होता है लेकिन इसे भी खत्म कर दिया गया अब है, मोनेटाइज्ड डेफिसिट, इसे भी खत्म कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि 4 प्रकार के डेफिसिट अगर आप पढ़ लेते हैं उसको छोड़ करके, मोनेटाइज्ड डेफिसिट, मौद्रिक घाटा, ये बेसिकली खत्म कब किया गया है, तो अबॉलिश्ड इन 1997, 1997 में खत्म कर दिया गया है। उस कॉन्सेप्ट को तभी आप समझ पाएंगे जब बैंकिंग सेगमेंट को आप पढ़ेंगे, तब बैंकिंग सेगमेंट से जुड़ा हुआ मामला है वो थोड़ा सा, बैंक और ये मिला करके आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये रेवेन्यू, इफेक्टिव, फिजिकल एंड प्राइमरी डेफिसिट, दीज आर द मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेफिसिट इन इंडिया एंड नॉट ओनली फॉर इंडियन गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट्स टू। जब भी आप स्टेट गवर्नमेंट का बजट भी देखेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इन्हीं हेड्स के अंतर्गत जो है वो डेफिसिट्स को अपने दिखाते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं जाकर के मार्केट में, कोई भी आप बजट पर बुक उठा लीजिए करंट अफेयर्स की, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो। तो सबसे पहले निकालना शुरू करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव और फिजिकल, कैसे इसे निकालेंगे। और फिगर वही याद रखना, आपको जो स्ट्रक्चर मैंने बना था वो स्ट्रक्चर याद रखना है। तो ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, हिंदी में इसे कहते हैं राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट निकालने के लिए मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रिसीट्स, दैट इज नोन एज डेफिसिट।
ये मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। सरप्लस कैसे निकालते हैं? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर लेजर देन रिसीट्स, एक्सपेंडिचर कम हो रिसीट्स ज़्यादा हो तो वो सरप्लस निकालते हैं। लेकिन मुझे यहाँ डेफिसिट निकालना है तो उस रेफरेंस में उसको देखना पड़ेगा। डेफिसिट्स, अब चूंकि ये मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर एक ये बजट का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया था। यहाँ पर बजट के स्ट्रक्चर में ये देखें आप लोग कि रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू डेफिसिट रिलेटेड टू ओनली रेवेन्यू बजट, नॉट ऑल ऑफ द बजट। पूरे बजट से रिलेट नहीं करेगा, केवल और केवल रेवेन्यू बजट से रिलेट करेगा। तो इसकी चर्चा हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट में यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चीज़ें हैं बजट डेफिसिट, बजट पूरा, और रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहने देंगे, ग्रेटर होना चाहिए, और माइनस रेवेन्यू रिसीट्स को हम लोग टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स के रूप में रख सकते हैं, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां सरकार के रेवेन्यू रिसीट्स होती है, राजस्व प्राप्तियां होती है, जो कि वहां पर आपको दिखाई दे रहा था थोड़े यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब सबसे बुरी चीज क्या, अगर इसमें घाटा हो तो सबसे बुरी चीज है। कैसे बुरी है ये समझ लिया आप लोग। रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? सबसे अच्छी प्राप्तियां किससे आती है सरकार को? रेवेन्यू रिसीट्स से, राजस्व प्राप्तियों से। डिस्कशन में कर चुका हूं कि कर से प्राप्तियां और गैर कर से प्राप्तियां, जो सरकार की लायबिलिटी नहीं बनती, देनदारी नहीं बनती, सबसे अधिक प्राप्तियां इसी से आती हैं। यानी मैं अगर डाटा दूं आप लोगों को तो लगभग 67% प्राप्तियां जो सरकार की हैं वो इससे चली आती हैं, 67%। और सरकार के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया 86% एक्सपेंडिचर इसमें चले जाते हैं। तो 67% प्राप्तियां हैं, 86% एक्सपेंडिचर्स हैं, कुल मिलाकर के डेफिसिट की स्थिति बन जाती है। अब सोच ले कि सबसे अच्छे प्राप्तियां इसमें आती हैं और सबसे फालतू खर्चे इसमें हो जाते हैं। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। दैट्स वाई इन 2003 Fiscal Responsibility and Budget Management Act had been passed by the Parliament एंड इस एक्ट के थ्रू सरकार पर यह लाइबिलिटी लाद दी गई थी कि अपने रेवेन्यू डेफिसिट को 2008-9 तक शून्य करे और रेवेन्यू सरप्लस अचीव करे, ये लाद दी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या इसका है कि रेवेन्यू सरप्लस तो नहीं मिला, क्योंकि 2008-9 पूरी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक वर्ष में से एक रहे हैं, क्योंकि रिसेशन पीरियड शुरू हुआ और अमेरिका में एक मंदी शुरू हुई जिसका असर भारत पर भी पड़ा। और मंदी जब आती है तो फालतू के खर्चे सरकार को बढ़ाने पड़ते हैं और फालतू खर्चों की वजह से फिर डेफिसिट्स बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा फोकस करना आपको, अब समझ में आना चाहिए रिसेशन क्या है, कैसे इसे डिफाइन करें, रिसेशन में फिर बेल ऑफ पैकेजेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब इकोनॉमिक्स से पूरी तरीके से गो थ्रू होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर वे में समझ में आएंगी, कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। ये चीज़ें हैं। 2003 में FRBM एक्ट आया, 2015 में एक कमेटी बनाई गई इसी FRBM एक्ट को रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, NK सिंह पैनल। वो फिजिकल डिसिप्लिन पर समिति थी, राजकोषीय अनुशासन पर, कि सरकार अनुशासन में, खर्चे अनुशासन में करे और एक राजकोषीय मजबूती की नीति को फॉलो करे, सुदृढ़ीकरण, जिसे फिजिकल कंसोलिडेशन पॉलिसी कहा जाता है। NK सिंह पैनल ने टारगेट दिया 2022-23 तक के लिए कि रेवेन्यू डेफिसिट को कम करते हुए वर्तमान लेवल से 2022-23 तक 0.8% पर ले जाना है। अभी 2 समथिंग परसेंट, ये 2.2% के आसपास है, जिसे 0.8% तक ले जाना ओनली, और फिर धीरे धीरे से जीरो करना 2025 के बाद तक ले जा करके, जो कि आगे के पॉलिसी में सरकार के आएगा। तो ये था रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए कितना आसान है, उस फिगर से इस डेफिसिट को मैंने निकाल दिया। फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, और पूरा का पूरा डेफिसिट आपका निकल गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट 2011-12 में शुरू हुआ था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा, और वो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का। ये पहला कॉन्सेप्ट था। देखते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यूपीएससी में सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेट कमीशन में भी पूछे जाते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट
इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब सोचे कि रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स, दैट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? तो कुछ फैक्ट है, स्टेटिक फैक्ट है। इन 2011 रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह शुरू किया गया। रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह शुरू हुआ था। और 2011-12 से बजट में इसे पहली बार शुरू किया गया और लगातार ये प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, अब रेवेन्यू डेफिसिट हमारे लिए ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा चिंता का विषय है। तो ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, पहले निकालते क्या इसका फार्मूला मैं बता दूं, इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स given to the states by center for the creation of assets। ये फॉर्मूला इसका है। अब समझें इसको आप लोग। रेवेन्यू डेफिसिट, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। अब जितना भी रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें रख देंगे आप, कितना होगा, 2% मान लेते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट 2% है वित्त वर्ष 2020-21 का। ठीक है, अब 2% है, लेकिन मैंने बताया कि सरकार के खर्चे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ग्रांट्स भी होते हैं। अब ग्रांट्स केवल फालतू चीज़ों के लिए नहीं दिए जाते राज्य सरकारों को। यहाँ पर लिखा गया ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ असेट्स, फॉर द क्रिएशन ऑफ असेट्स। तो बहुत सारे ऐसे ग्रांट होते हैं जो हो सकता है शिक्षा के विकास के लिए दिया गया हो सकता है स्वास्थ्य के विकास के लिए दिया गया हो सकता है इरिगेशन विकास के लिए दिया गया हो सकता है इंफ्रा विकास के लिए दिया गया हो। ऐसे ऐसे ग्रांट्स भी होते हैं। अब ये ग्रांट जो दिए जाते हैं उससे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। अब शिक्षा बिना स्कूल के तो होगी नहीं, स्कूल के लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। स्वास्थ्य बिना हॉस्पिटल के होगा नहीं, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी होती हैं। उसे हम इसमें नहीं रख सकते जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन ग्रांट्स को हम रखते किस में है, रखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो ग्रांट राज्यों को दिए जाते हैं वो अच्छे कामों के लिए भी दिए जाते हैं, शिक्षा के लिए बिल्डिंग बनाना, स्वास्थ्य के लिए बिल्डिंग बनाना, सिंचाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें जब उसमें खर्च होता है तो वो चीज़ें आसान हो जाती थोड़ा सा, क्योंकि वो खर्चे अच्छे माने जाते हैं, उससे कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है। तो उसको हम निकाल देते हैं। मान लेते हैं कि टोटल ग्रांट जो है उसमें से 0.8% ऐसा हिस्सा है जो राज्यों ने प्रॉपर्टी क्रिएट की उससे, तो उसको हम माइनस कर देते हैं उसमें से 2% में से। तो कुल कितना हुआ, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.2% पर ही हुआ। अब हमारी समस्या क्या है, इसे कम करना है, ना कि रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है। तो अब इसे फिस्कल डिसिप्लिन पॉलिसी में शामिल कर लिया गया, राजकोषीय अनुशासन नीति में। अब सरकार का टारगेट है रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना नहीं, बल्कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना, क्योंकि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट फालतू है। अब इसमें ग्रांट्स निकल जाता है जो क्रिएशन ऑफ एसेट्स के लिए दिया गया है, बाकी फालतू खर्चे उसमें हैं। ऐसे फालतू खर्चों को हम निकाल देते इसमें है। तो ये है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा सकता है और पीटे में पूछा सकता है, इसे ध्यान रखना आपको। ठीक है, और स्टेट कमीशन में भी पूछा ही जाता हर साल है लगभग। अब हम एक अलग डेफिसिट की तरफ जाएंगे और वो डेफिसिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसमें एक चर्चा करनी है, बस लाते इस बजट को। यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि बजट का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब मुझे निकालना है जो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट। भारत सरकार का सबसे बड़ा घाटा इसे माना जाता है, लेकिन सरकार कभी ये नहीं चाहती कि ये जीरो हो जाए। ये जीरो नहीं करना चाहती सरकार, टारगेट है। इवन इन द एक्ट एफआरबीएम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 2008-9 तक रेवेन्यू डेफिसिट को तो जीरो करने की बात कहता है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को 3% के लेवल पर बनाए रखने की बात करता है। आज की डेट में लास्ट बजट में 3.5% रेवेन्यू डेफिसिट था। मे भी इस साल और बढ़ेगा ये, क्योंकि पैंडेमिक है, कोरोना पैंडेमिक, बहुत सारे खर्चे फालतू के बढ़े हैं सरकार के। तो नो डाउट कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को सरकार कभी जीरो नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि एनके सिंह पैनल जो फिस्कल डिसिप्लिन पर बनाया गया 2015 में,
और जो एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू भी कर रहा था उसने भी टारगेट दिया 2022-23 तक सिर्फ 2.5% फिजिकल डेफिसिट का। तो फिजिकल डेफिसिट एक बहुत महत्वपूर्ण घाटा है, सरकार का सबसे बड़ा घाटा है। निकालने का तरीका क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी वो देखने वाली बात अभी ये है। इसमें खर्चे थोड़ा सा मैं डाटा इसमें देना चाहता हूँ, डाटा देखेंगे आप लोग। ये रेवेन्यू रिसीट्स है, ठीक है, इसको मैंने बताया अच्छा है, बढ़िया है। अब मान लेते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स में 100 रुपये इससे इनकम आई सरकार को, 100 रुपये की इनकम यहाँ से आती है, 80 रुपये की इनकम सरकार को यहाँ आती है, तो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स कितना हुआ 180, 180 रुपये, ठीक है। और सरकार के यहाँ पर खर्चे 200 रुपये हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको बहुत क्लियर पता चल जाएगा, अच्छा 20 रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट है, 20 रुपये का, लेकिन हो सकता है 10 रुपये उसमें से ग्रांट्स दिया गया और राज्य सरकारों को जो असेट क्रिएट करने में हो, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ जाएगा, मात्र 10 रुपये। जो 20 रुपये रेवेन्यू डेफिसिट था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 10 रुपये आया। तो यहाँ से आप रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट दोनों निकाल सकते हैं। अब आते हैं इस पर, कैपिटल रिसीट्स पर। कैपिटल रिसीट्स क्या है, इसमें हो सकता है कि सरकार ने एचपीसीएल बेच दिया हो, ट्रेन बेच दिया, रेलवे बेच दिया हो, तो कुछ ज़्यादा इनकम आ गई हो सकता है स्पेक्ट्रम बेच दिया हो, ज़्यादा इनकम आ गई तो हो सकता है कि यहाँ पर इनकम सेल ऑफ एसेट से 70 रुपये की इनकम आ गई, ठीक है। तो अब टोटल इनकम कितनी हो गई, 180 और 70, 250, 250 इनकम आ गई। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो खर्चे इनके हैं 100 रुपये के हैं, ठीक है, 100 रुपये के खर्चे यहाँ पर हैं। तो टोटल खर्चे कितने हुए आप जोड़ सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं 300 रुपये के, और टोटल इनकम कितनी सरकार की, इनकम मैं अब इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार अभी बोरोविंग नहीं कर रही है इसमें, ठीक है। टोटल इनकम रिसीट्स इसीलिए नहीं मैं कह रहा हूँ। टोटल इनकम कितनी है 250 रुपये, देख लें 180 है 70 है 250 हो गए। अब यहाँ से आप डेफिसिट निकाल सकते हैं ना आराम से, कितना हुआ 50 रुपये। अब सरकार को ये पता चल गया कि अच्छा हमारे टोटल जो इससे इनकम है, इससे इनकम है और इससे इनकम है, इसे मैं ए में रखता हूँ, इसे मैं बी में रखता हूँ, और इसे मैं सी में रखता हूँ, और इसे मैं डी में रखता हूँ, ठीक है। तो ए बी सी मिला करके 250 रुपये की इनकम सरकार की है, और इसे वाई रखता हूँ मैं, और इसे जेड रखता हूँ, और वाई और जेड मिला करके टोटल एक्सपेंडिचर 300 रुपये। तो टोटल डेफिसिट कितना हुआ, बहुत आसानी से निकल सकता है आपका, है 50 रुपये। यही फिजिकल डेफिसिट है। अब फिजिकल डेफिसिट सरकार ने निकाल लिया, तब कितना उधार लेना है सरकार को, या पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड से कितना लेना है खर्च के लिए, 50 रुपये। तो बहुत सीधा सा प्रश्न, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट, अब बहुत क्लियर आप कर लेंगे इसमें, ठीक है, कि सरकार को अब 50 रुपये का या तो उधार लेना है या फिर प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड से लेना है। यानी अब मिला करके आप समझ जाए इसे कि टोटल एक्सपेंडिचर फिस्कल डेफिसिट में वाई प्लस जेड एक्सपेंडिचर्स हो गए, माइनस ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके डेफिसिट निकल जाएगा इससे, ठीक है। कितना वाई जेड है 300 रुपये, ए प्लस बी प्लस सी कितना 250, तो कितना हुआ 50। अब यही आपको डी वाले मत से उधार लेना है, यही डेफिसिट है, इसी पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अपनी प्राप्तियों के, परिभाषा मैं बता रहा हूँ आपको फिजिकल डेफिसिट की, सरकार अपनी प्राप्तियों के अंदर, अपनी इनकम के अंदर अपने खर्चे निपटा पा रही है, नहीं निपटा पा रही है। अगर नहीं निपटा पा रही है तो कितना डेफिसिट हो रहा है, और उस डेफिसिट के बदले कितना उधार लेना पड़ेगा, ये बताता है कि फिजिकल डेफिसिट। तो अब हम इसे बहुत क्लियरली एक फॉर्मूला में बांध सकते हैं इसको आराम से। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी लगभग, तो इसको मैं फार्मूला में एक क्लियर कर देता हूँ आपको। फिजिकल डेफिसिट, जिसे हम लोग एफडी कहेंगे, फिजिकल डेफिसिट, फॉर्मूला बहुत ही आसानी से इसका बन जाएगा। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर्स, जितने एक्सपेंडिचर्स है मैंने सारे लिए हैं, लेकिन जितने रिसीविंग्स हैं वो सारे नहीं लिए मैंने, ये तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब मैं अगर यहाँ पर ये लिख दूँ क्योंकि टोटल रिसीट्स, तो गलत हो जाएगा ना ये, तो मैं फिर लिख क्यों रहा हूँ ये, टोटल रिसीट्स को लिखने का क्या मतलब है जब ये गलत है। तो मैं बड़ी आसानी से इसको कर सकता हूँ, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग एंड
अदर लाइबिलिटीज, बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज, दैट इज द कॉन्सेप्ट। मैंने एक्सक्लूड कर दिया ना इसे, मैं टोटल रिसीट्स में से एक्सक्लूडिंग क्या है, बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज। अब टोटल रिसीट्स को मैंने ABC कुछ नाम दिया था ना मैंने, तो टोटल एक्सपेंडिचर को क्या दिया, Y+Z ये नाम दिया। मैंने एक आंकड़ा भी लिया था उसमें। और टोटल रिसीट्स को टैक्स रिवेन्यू A है, टैक्स रिवेन्यू B है, नॉन टैक्स रिवेन्यू, और C है सेल ऑफ असेट्स एंड रिकवरी ऑफ लोन्स, माइनस प्लस D, -D, ये भी सही है, ठीक है। प्लस D है माइनस D है, तो प्लस मैंने पहले बार किया और एक्सक्लूड कर दिया उसको, -D कर दिया, तो दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपको कौन सा बचा, ये तीनों। यही शुद्ध इनकम है सरकार की, यही प्राप्तियां हैं, ठीक है। और जब शुद्ध इनकम के अंदर अपने खर्चे नहीं निपटा पाती तो घाटा होता है। अब इसे मैं फार्मूला बेस्ड थोड़ा सा करता हूँ, इसको टोटल एक्सपेंडिचर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स प्लस बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटी, प्लस सेल ऑफ एसेट्स एंड रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है, प्लस बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज माइनस बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाता है। इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है, इस कैन बी डेवलप्ड इनटू वेरियस फॉर्म्स। इसे हम सीधे सीधे ये कर सकते हैं कि ये ना भी रखें, जैसे एक और कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस TRR प्लस NTRR प्लस SOA एंड BOL, बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कितना उधार आपको लेना है, ये पता चल गया। और इसे जब बजट डेफिसिट आपको बताऊंगा, जो कि क्लासेस में होंगे आपको, तो बजट डेफिसिट जब बताऊंगा तो बजट डेफिसिट से भी इसे निकाल सकते हैं, और इसे प्राइमरी डेफिसिट से भी निकाला जा सकता है, यानी फिजिकल डेफिसिट को प्राइमरी डेफिसिट से भी निकाला जा सकता है। तो ये चीज़ इसमें आती है। तो कुल मिला करके 2003 में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था। उस एक्ट में सरकार ने टारगेट किया था कि 2008-9 तक फिजिकल डेफिसिट को 3% तक रखना है, जो कि नहीं हुआ ड्यू टू रिसेशन इन अमेरिका, विच एंड इंडिया वाज आल्सो अफेक्टेड देयर। बट उसके बाद 2015 तक हमने किसी तरीके से चलाया। 2015-16 में जाकर के एनके सिंह पैनल बनाया, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, और 2022-23 के टारगेट दिया कि 2.5% तक फिजिकल डेफिसिट को हमें ले जाना है 22-23 तक। फिलहाल 3.5% पर लास्ट बजट में जो है, अब इस बार के बजट में क्या आता है वो तो देखने वाली बात होगी, लास्ट बजट में 3.5% पर फिजिकल डेफिसिट रहा है। तो फिजिकल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है, लोग इसे रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर याद करें और इसे बना लें, आप बड़े आसानी से निकल जाएगा। इसे बजट डेफिसिट से भी निकाल सकते हैं, जो कि मैं बताऊंगा क्लासेस में। इसे आप प्राइमरी डेफिसिट से भी निकाल सकते हैं, इसे मैं अब बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो सबसे चलते हैं प्राइमरी डेफिसिट की तरफ। प्राथमिक घाटा है, इसे हम PD कहेंगे। एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह इन 1992। प्राइमरी डेफिसिट एक ऐसा डेफिसिट माना गया है जिसमें प्राइमरली वो वर्ष जिम्मेदार हो जिसमें वो खर्चे हो रहे हों। अब सोचें आप लोग, मैंने ये परिभाषा आपको बता दी, अब सोचते रहें आप लोग इसे, कि प्राइमरली वो वर्ष जिम्मेदार हो जिसमें वो खर्च हो रहा हो। तो कौन सा ऐसा खर्च है जो पिछले वर्षों से जुड़ा हुआ हो? कौन सा ऐसा खर्च है? बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट इसका है, पिछले वर्षों से जुड़ा हुआ खर्च कौन सा इसमें आएगा? सारे खर्चे लगभग मैंने बताया आपको, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक खर्च है इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान पिछले वर्ष के बजट उधारों से रिलेट करता है, ना कि अगले वर्ष के बजट उधार से। अगले वर्ष का बजट तो अभी आना है, चल रहा है, एस्टिमेशन है, उसमें कितना उधार लेना है वो बात का विषय है। तो पिछले वर्ष का जो इंटरेस्ट पेमेंट जाता है उसको हम निकाल देते हैं, किससे? फिजिकल डेफिसिट से। तो प्राइमरी डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है 1992 में, इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट जितना भी होगा उसमें से जो पिछले वर्ष का जो हमने उधार ले रखा उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ब्याज भुगतान, उसको हम निकाल देते हैं। क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ही होता है प्राइमरली वो वर्ष जिम्मेदार हो जिसमें वो बजट बना हुआ है। पिछले वर्ष के जो चीज़ें हैं उसको हम निकाल देते हैं, तो उसमें पिछले वर्ष की सिर्फ एक ही चीज़ आती है,
इंटरेस्ट पेमेंट। अब हो सकता है 10 साल पहले या पिछले साल या पिछले के पिछले साल उधार लिया हो सरकार ने, और वो उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उसे इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, वो पिछले सालों से रिलेट करता है। तो ये चीज़ है। अब मैंने पहले ही कहा था कि प्राइमरी डेफिसिट से हम फिजिकल डेफिसिट भी निकाल सकते हैं, तो आप फार्मूला चेंज देख लीजिए। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ये है इसका। इसे एलेबोरेट आप कर सकते हैं, और भी हैं। कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि एलेबोरेशन इसका हो सकता है। पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मैं बंद भी करने जा रहा हूँ फिलहाल अब। ठीक। ग्रीन। तो हो गया है, 1 आध घंटे तो हो ही गए होंगे। तो चलिए कोई नहीं, डेफिसिट तो बता ही दिया मैंने, बाकी बंद कर दें इसको, सर को देखना ही ना है। अभी चल रहा है क्या कैमरा? हाँ, ठीक है सर, मैं बंद कर रहा हूँ फिर। ओके, बैकअप कर रहा हूँ ये। तो सारा डेफिसिट का कॉन्सेप्ट बता दिया, लगभग जो स्ट्रक्चर बनाया था वो बता दिया मैंने। धन्यवाद आप लोगों को।